ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। निधाय हृदि विश्वेशं निधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः। अखिलागमसञ्चारी श्रीकृष्णाख्यं परं महः ध्यात्वा गोवर्धनसुधी तनुते न्यायबोधिनीं श्रीगणेशं नमस्कृत्य पार्वती शङ्करं परं मया चन्द्रसिंहेन क्रियते पदकृत्यकम्। यस्मादिदमहं मन्ये बालानामुपकारकं तस्माद्धितकरं वाक्यं वक्तव्यं विदुषा सदा। चलिए चला जाए, पाठ लगाए, कोई दिक्कत? चलो क्या आया? रस आया। रस, चलो उसी से चला जाए ना। रूप का हो गया, न्याय बोधिनी पदकृत्य, कहीं कोई समस्या? चलो चलो फिर आगे क्या है? रसनाग्राह्यो गुणो रसः, ठीक है ना। रसनाग्राह्यो गुणो रसः, तो गुण को देख ले। कितने गुणों को देख लिए? एक गुण को देखा। किसको? रूप को। अब नंबर 2 का गुण आ रहा है रस। और रस क्या है भैया? जो मधुर आदि रस है उसका लक्षण क्या होगा भैया? तो उसको बता रहे हैं, स्वरूप बता रहे हैं रस का कि रसनाग्राह्यो गुणो रसः। देखो यहाँ 2 तरह का पाठ मिलता है। एक रसनग्राह्यो गुणो रसः ऐसा भी मिलता है, और रसनाग्राह्यो गुणो रसः ये भी मिलता है। क्या दो? रसनग्राह्यो गुणो रसः और रसनाग्राह्यो गुणो रसः। तो वो रसन शब्द जो है वो नपुंसकलिंग में भी चलता है, स्त्रीलिंग में भी चलता है। स्त्रीलिंग में चलता है तो टाप आदि हो जाता है, तो रसना बन जाता है, और नपुंसकलिंग में चलाएंगे तो रसनम आया कि नहीं? तो दोनों पाठ सही है, जहाँ जैसा पाठ हो। आप में क्या है पुस्तक में? रसना निकाली, फिर उस पर काट दिया है। आ को काटा है तो काटने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। रसन कौन काट दिया? मतलब छपाई में। अच्छा ऐसे ही छपाई है, ऐसे करके कुछ किया। कुछ बना दिए काटने की तरह। लेकिन रसना भी रखो तो हो जाएगा, है ना। और रसनम, रसन शब्द रहेगा तो भी चलेगा, है ना। क्योंकि इंद्रिय का, अरे रस्यते अनेन, जिसके द्वारा रस का ग्रहण होता है उसी को रसना कहते हैं, उसी को रसन कहते हैं। तो जो भी रहे तो दोनों सही है। बैठ गई ना बात? तो चलो काटने पाटने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो तो रसनाग्राह्यो गुणो रसः, कि रसना इंद्रिय से जिसका ग्रहण होता है और गुण हो तो उसको क्या कहते हैं? रस कहते हैं, है ना। रस कैसा है बाबा? तो जिसका रसनेन्द्रिय से ग्रहण होता है, ज्ञान होता है, रसना से ग्राह्य है। तो देखो मधुर आदि जो रस है वो किस इंद्रिय से ग्रहण होता है? उसका रसनेन्द्रिय से ही होता है। चक्षुरिंद्रिय से खट्टा मीठा तीखा ये नहीं ना पता चल जाएगा। घ्राण आदि इंद्रियों से खट्टा तीखा नहीं ना रस का ग्रहण हो पाएगा। किस इंद्रिय से होता है? रसना इंद्रिय से, जो कि जिह्वाग्रवर्ती है, उस रसनेन्द्रिय से रस का ग्रहण होता है। बात समझ में आई? तो रसनाग्राह्यत्व भी उसमें है कि नहीं है? किसमें? रस में। और गुणत्व भी है कि नहीं है? तो वही लक्षण बना लेना। क्या लक्षण बना लोगे? लक्षणम। विशिष्ट पद जोड़ के भी बोल सकते हैं, क्या बन जाएगा? लक्षणम। इसमें जरा बताओ बाबा, विशेषण क्या है, विशेष्य क्या है? तो ये विशेषण दल है और गुणत्व तो ये विशेष्य दल है। विशेषण दल न दे तो ध्यान से बताना कि लक्षण क्या बनेगा और कहाँ पर अतिव्याप्ति होगी और कैसे होगी। ध्यान से बोलना, बिल्कुल उलझाने वाली भाषा नहीं बोलनी, एकदम साफ साफ, है ना। कि भाई विशेषण दल नहीं रहेगा तो ये लक्षण बना, यहाँ पर अतिव्याप्ति होगी। क्यों होगी तो उसको भी बता दो, काम खत्म हो जाए। हाँ, रसनाग्राह्य तो ये विशेषण दल अगर हम नहीं दे रहे हैं तो गुणत्व तो ये रस का लक्षण बनेगा। और जो अन्य गुण है, अन्य गुण किससे अन्य? फिर बात आ गई। रूप देखो नहीं, आपने क्या कहा? अन्य गुण है, किससे अन्य? प्रश्न रह गया नहीं रह गया? तो ऐसा कुछ नहीं बोलो, एकदम साफ करते हुए बोलो। रूप
गंधादि जो गुण है 23 उनमें नहीं, अन्य भी बोल रहा हो तो बोलो, लेकिन ऐसे बोलो कि रस से अन्य जो गुण है, रसातिरिक्त जो गुण है ना, ये बोलो। तो रूप गंधादि जो, हाँ बोलो क्या कह रहे थे। गंधादि जो अन्य गुण है 23 उनमें अतिव्याप्ति होने लगे, क्योंकि वो भी गुण है तो ये रस का लक्षण जो है उनमें चला जाएगा। हाँ, तो गुणत्व लक्षण उसमें चला जाएगा, तो अतिव्याप्ति, रूप आदि में अतिव्याप्ति। आदि से क्या लेना है, आगे के रूप गंध स्पर्श ये सब लेना है। गलती से भी रस मत बोल देना, है ना। अरे रूप आदि में अतिव्याप्ति टीकाकार ऐसे ही लिखेंगे, तो वहाँ आदि से क्या लेना है, गंध स्पर्श गंधादि, गंध आदि को लेना है। रस बोल मत देना, क्योंकि रस तो हमारा लक्ष्य ही है, उसमें लक्षण गुणत्व जाए तो उसमें हानि क्या है, जाना ही चाहिए, है ना। लक्ष्य में तो लक्षण जाना ही चाहिए। अतिव्याप्ति क्यों है, क्योंकि रूप आदि में लक्षण चला जा रहा है। चले, तो रूप आदि में अतिव्याप्ति बैठ गई ना बाबू। उसका वारण करने के लिए तुम बताओ क्या दल देंगे और कैसे वारण होगा। उसका वारण करने के लिए हम लोगों को रसनाग्राह्यत्व, ये विशेषण दल देना पड़ेगा। लक्षण क्या बन जाएगा, रसनाग्राह्यत्व सति गुणत्वम रसस्य लक्षणम। अब कैसे रूपादि में अतिव्याप्ति वारण होगा, क्योंकि अब जो रूपादि है वो रसनाग्राह्यत्व नहीं है उनमें। क्यों समझाओ, उसको स्पष्ट करो। खाली बोल देने से ये उसमें नहीं है, वो उसमें नहीं। गुण में लौकिक भाषा में बोलो। कोई छोटा बच्चा आएगा आपसे पढ़ने के लिए तो यही भाषा, आप विद्वानों वाली भाषा का प्रयोग करेंगे। जो रूपादि हैं उनमें रसनाग्राह्यत्व नहीं है, क्योंकि उनका रसनेन्द्रिय से ज्ञान नहीं होता है। जैसे झटके मार मार के क्यों बोलते हो, ये उसमें जैसे बातें करते हो ऐसे ही बात करते हो हिंदी में। रसनेन्द्रिय से ज्ञान नहीं हो पाता है। जोर से बोलो। जो रूपादि है उनका रसनेन्द्रिय से ज्ञान नहीं होता है, इसीलिए रसनाग्राह्य तो ये दल रूपादि में नहीं जाएगा। नहीं जाएगा, क्योंकि रूपादि जो शुक्ल रूपादि, चाहे आगे गंध आदि जितने भी है, उनका किसी भी गुण का रसना इंद्रिय से ज्ञान होता है क्या। रसन इंद्रिय से सफेद है कि काला है, पीला है, रूप का ज्ञान होता है। सुगंध दुर्गंध का ज्ञान होता है, संख्या का ज्ञान होता है। किसी भी गुण का ज्ञान नहीं न होता है, नहीं होता है? नहीं होता है। क्या अन्य रूप आदि का रसना इंद्रिय से ग्रहण नहीं हाँ होता है। बोलो। इस गूंगे रहने से क्या मतलब मिलेगा, मुंह बंद रहता है, आप लोगों को बोलते ही नहीं है पदार्थ, क्या होगा। रूप आदि जो है उनका रसना इंद्रिय से ग्रहण नहीं होगा, नहीं होता है, इसलिए रसनाग्राह्यत्व उसमें विशेषण दल नहीं जाएगा। तो अतिव्याप्ति नहीं होगी। हो गया, तो क्या लक्षण बन गया। रसनाग्राह्यत्व सति गुणत्वम रसस्य लक्षणम। अच्छा चलो, अब विशेषण दल ही दो, विशेष दल नो दो, तो बताओ जरा लक्षण क्या बनेगा, कहाँ अतिव्याप्ति है। अगर हम अपना लक्षण इतना बना रहे हैं, रसनाग्राह्यत्वम रसस्य लक्षणम, इसमें उलझने वाली बात कौन सी है, हमको ये नहीं समझ में आता है, हैं? तो जो एक नियम है, यो गुणो येन इंद्रियेण गृह्यते तद्गता जाति तदा भावस्य तेनैव इंद्रियेण गृह्यते। इस नियम के अनुसार जो गुण जिस इंद्रिय से ग्रहण होता है, उस गुण में रहने वाली जाति और उस गुण का अभाव, ये भी उसी इंद्रिय से ग्रहण होगा। तो ठीक यहाँ है। पर रसना इंद्रिय है, तो रसना इंद्रिय से जब रस का ग्रहण हो रहा है, तो रस में रहने वाली जो रसत्व जाति है और रस गुण का जो अभाव है, रसाभाव, वो भी रसना इंद्रिय से ग्रहण होगा। उसका ग्रहण होता है, तो रसनाग्राह्य तो उसमें चला जाएगा। बहुत सुंदर, देखो एकदम साफ दिया, बढ़िया से बोला है, तो बहुत सुंदर बोला। चलो, अतिव्याप्ति हो गई। कहाँ पर अतिव्याप्ति दी है, रसत्व में और रसाभाव में अतिव्याप्ति दे हो जाएगी। उसका वारण करने के लिए क्या दल देंगे और कैसे वारण होगा। तो जो अतिव्याप्ति आई है रसत्व में और रसाभाव में, इसलिए हमारी जो रसनाग्राह्यत्व लक्षण की जो रसत्व में और रसाभाव में अतिव्याप्ति है, इसका वारण करने के लिए हम लोग गुणत्व ये विशेष दल देंगे। तो हमारा लक्षण बनेगा चक्षुर्ग्राह्य रसनाग्राह्यत्व सति गुणत्वम। घबराओ नहीं, आराम से। तो अब जो रूपत्व है और जो रसत्व है और रसाभाव है, ये गुण नहीं है, तो क्योंकि ये द्रव्य है। रसत्व द्रव्य है, रसाभाव द्रव्य है, दोनों में से कौन द्रव्य है, जरा बताओ तो। गुण नहीं है ये, सही कह रहा है, रसत्व और रसाभाव द्रव्य है। द्रव्य नहीं, एक जाति और एक अभाव है, एक अभी सामान्य। एक हम क्या समझे, एक मतलब रसाभाव जाति है और रसत्व अभाव है। रूपत्व ये जाति है, रूपत्व का हम चर्चा ही नहीं कर रहे। रसत्व ये जाति है और रसाभाव ये अभाव है। हाँ, तो और जब अब हम लोगों का लक्षण बन गया कि रसनाग्राह्यत्व सति गुणत्वम रसस्य लक्षणम, कि जिसका रसनेन्द्रिय से ज्ञान हो और गुण हो वो रस है,
तो जो रूपत्व है इसका रसनेंद्रिय से ज्ञान तो हो सकता है, लेकिन ये गुण नहीं है। तो हमारा ये लक्षण इसमें नहीं गया रूप में, और रस में नहीं गया, और रसा भाव है। रस में नहीं गया कह रहा है, रसत्व में नहीं गया, जाति में। आप रस में बोले, बोला कि नहीं बोला है? रसत्व में नहीं गया। कैसे, तुम बोलो जरा, कैसे अतिव्याप्ति नहीं होगी? जो रूपत्व, जो रसत्व में और रसा भाव में अतिव्याप्ति हो रही है, तो उस अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए गुण पद दे देंगे। गुण पद देंगे, गुण पद देने से कैसे वारण होगा बाबा? गुणत्व पद ये दे देंगे, हाँ। तब हमारा लक्षण बन जाएगा रसना ग्राह्यत्वे सति गुणत्वम रसस्य लक्षणम। अब जो रसत्व है हमारा और रसा भाव है, वे एक रसत्व जो है वो सामान्य जाति पदार्थ के अंतर्गत आता है, और जो रसा भाव है वह अभाव पदार्थ के अंतर्गत आता है। अब गुणत्व पद दे देगी तो ये जो गुणत्व दल है ये उसमें नहीं जाएगा, और अतिव्याप्ति क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि वो गुण नहीं है, तो गुण तो उसमें नहीं जाएगा, है ना। जहाँ लास्ट तक आ जाती हो तुम, फिर जो लास्ट में बोलना है, जहाँ से बताना है कि ये अतिव्याप्ति नहीं हुई, वहां से तुम रुक जाते हो, अंतिम उत्तर नहीं निकलता। 5 तक पहुंच जाते हो, मतलब 100 किलोमीटर काटना है तो तुम 99 किलोमीटर काट लेते हो, 1 किलोमीटर बाकी रह जाता है, उत्तर से दूर रह जाते हो, इसलिए अटक जाता है, समझे? अरे बाबा वो गुण नहीं है तो गुणत्व दल उसमें नहीं जाएगा, तो विशेष दल नहीं गया, इसलिए अतिव्याप्ति नहीं है। बात खत्म हो गई। इतना छोटा सा उत्तर देने में घंटा एक लगा दिए। चलो क्या बन गया लक्षण? ये कर दिया, वही लिखा है। चलो चलो चलो, रसनाग्राह्यो गुणो रसः। बैठ गई ना बात? फिर इसमें मात्र पद देने की जरूरत नहीं ना है, जैसे वहां रूप के लक्षण में मात्र पद दिया था ना विशेषण दल में, विशेषण दल की कुक्षी में मात्र पद का उपादान किया था, वैसे यहाँ करने की जरूरत है? क्योंकि बाबू रसना इंद्रिय से संख्यादि का ग्रहण होता है क्या? नहीं होता, नहीं ना होता है। ऐसा वहां तो क्या था, चक्षुर इंद्रिय से संख्या आदि गुणों का भी ग्रहण होता था, तो चक्षुर ग्राह्यत्व भी चला जाता, गुणत्व भी चला जाता, तो रूप के लक्षण की संख्या आदि में अतिव्याप्ति हो रही थी। ऐसे यहाँ अतिव्याप्ति हो रही है क्या? नहीं ना हो रहे, क्योंकि रसना ग्राह्यत्व संख्या आदि संयोग में रसना इंद्रिय से संख्या संयोग का ज्ञान नहीं ना होता है। एक घट है, 2 घट है, रसनेन्द्रिय से ज्ञान नहीं ना होता है। तो चलिए, तो रसना ग्राह्य तो उसमें है नहीं, तो इसलिए अतिव्याप्ति नहीं है, तो मात्र पद के उपादान की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए नहीं दे रहे हैं। ठीक है ना। अब ये सब चीज आपको अपने से विचार कर लेनी है, ठीक है ना। चलो, तो ये कर लिया, रसना ग्राह्यो गुणो रस। अब भैया वो रस कितने प्रकार का है, रस किसको कहते हैं तो जान लिए, किसको रस कहते हैं हिंदी में बताओ? जो रसना इंद्रिय से ग्राह्य हो और गुण हो, रसनेन्द्रिय जिससे जिसका ज्ञान होता हो और गुण हो, उसको क्या कहते हैं? रस कहते हैं। बैठ गई बात? नहीं ना कोई दिक्कत है। चलो, अब वो रस कितने प्रकार का है बाबा, तो क्या कहे? मधुराम्ल लवण कटु कषाय तिक्त भेदात् षड्विधा। स यानी रस, अरे पुल्लिंग है इसलिए सह कह रहे हैं, नपुंसकलिंग होगा तत् कहते हैं, और स्त्रीलिंग होता तो सा कहते हैं। आया कि नहीं? तो सह रस कितने प्रकार का है? लवण कटु कषाय तिक्त भेदात् षड्विधा। षड्विधा 6 प्रकार का है रस। कितने प्रकार का है? 6 प्रकार के रस है। कौन कौन? तो क्रम से नाम बोलो। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय और तिक्त। मधुर मतलब जानते हैं मीठा, है ना। फिर अम्ल, अम्ल यानी खट्टा। फिर लवण, लवण यानी नमकीन, बहुत सुंदर। और कटु, कटु यानी कड़वा, बहुत सुंदर। और कषाय, कषाय, कषाय यानी कसैला, है ना। और तिक्त, तिक्त यानी तीखा। मिर्च नहीं, मिर्च तो बाबू द्रव्य हो गया। अरे मिर्च तो द्रव्य है, उसमें रहने वाला जो रस है तीता तीखा जो आप कहते हैं वो रस है, समझना। मिर्ची कोई रस नहीं है, मिर्ची तो द्रव्य न हो गया बाबा। पृथ्वी द्रव्य है, गंध आती है ना। तो वो तो मिर्च आपका रस नहीं है, मिर्च में रहेगा रस, तीखा रस मिर्च में रहेगा। अंतर समझ पा रहे कि नहीं? मत बोल देना मधुर मतलब मोदक, मोदक रस थोड़ी ना है रे। मोदक तो बाबा द्रव्य न हुआ पृथ्वी,
है ना। मोदक तो द्रव्य न है बाबा, उसमें मधुर रस रहेगा, मीठा रस रहेगा, समझ गए ना। तो ये रस 6 प्रकार का है, ठीक हुआ। चलो क्या क्या है एक बार बोल दो क्रम से। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय, तिक्त। तो इनके भेद से रस षड्विधः, ठीक हुआ। अब रस है बाबू गुण है, तो गुण है तो कहीं न कहीं द्रव्य में रहेगा। कहाँ रहेगा? कहीं न कहीं द्रव्य में रहेगा। किस संबंध से? समवाय संबंध से द्रव्य में रहेगा। तो कौन कौन द्रव्यों में रहता है? नवो द्रव्यों में रस रहता है क्या? कि कौन कौन द्रव्यों में रहता है, तो वही सब बताने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो कहाँ रहता है बताओ जरा, क्या कह रहे हैं? पृथ्वी जल वृत्ति। पृथ्वी जल वृत्ति, पृथ्वी और जल में वृत्ति है जिसकी, है ना। किसकी? रस की। रस की। तो पृथ्वी और जल में रहता है बाबू। द्रव्य 9 प्रकार के हैं, उसमें से केवल और केवल 2 में ही रस रहता है। किसमें किसमें? पृथ्वी और जल में। जल में। तेज आदि में नहीं रहता। तेज में देख लो ना अपने से, रस होता है कोई? तेज खट्टा मीठा तीखा कुछ होता है? तेज आ रहा है तो खट्टा मीठा लगता है क्या? कुछ नहीं ना होता है रस। वायु में कोई रस होता है? चख के देख लो जरा रसनेंद्रिय से। नहीं ना होता। आकाश आदि में भी कोई रस नहीं होता है। केवल और केवल कहाँ रहता है रस? और जल में ही रहता है। तो वही लिखा है पृथ्वी विसर्ग दिया ना। हाँ पुल्लिंग है तो कर पृथ्वी च जलम च इति पृथ्वी जले हो जाएगा ना। इतरेतर द्वंद्व समास। वो तयो हो पृथ्वी जलयो हो वृत्तिर यस्य। पृथ्वी और जल में वृत्ति है जिसकी। बहुरी समास कर लोगे ना तो पृथ्वी सह पृथ्वी जल वृत्ति नहीं आया। अब प्रश्न होगा भैया पृथ्वी में और जल में रस रहता है तो आपने बताया। अब कौन सा? सभी रस 6 प्रकार के रस पृथ्वी में और जल दोनों में रहते हैं कि क्या है? तो उसी को अलग अलग करके बता रहे हैं कि पृथ्वी में कौन कौन रस रहेगा और जल में कौन सा रस रहेगा। तो पृथ्वी में क्या कह रहे पढ़ो? तत्र पृथिव्याम षड्विधः। तत्र यानी पृथ्वी जलयोर मध्ये पृथिव्याम षड्विधः रसः। रस जोड़ देना है ना। तो क्या बन जाएगा कि पृथ्वी में कितने प्रकार का रस रहता है? 6 प्रकार का सभी रस रहते हैं। कौन से रस? मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय, तिक्त। ये 6 रस रहते हैं। मधुर रस जरा बताओ कौन सी पृथ्वी में रहता है? मोदक, अरे नाम ले लो ना। मोदक जो भी है आया कि नहीं? तो उसमें मधुर रस रहता है। फिर अम्ल, अम्ल कहाँ कौन सी पृथ्वी में रहता है? आंवला, नींबू, इन सब में अम्ल रस रहता है कि नहीं रहता है? फिर लवण, लवण, नमकीन, ये लवण रस कहाँ रहता है? नमक में रहता है ना। नमक में खारा होता है तो वो खारा रस जो है वो नमक में रहता है। नमक पृथ्वी में रहता है। तो नमक पृथ्वी है बाबू। वो जो नमक आप जिसको कह रहे हैं वो पृथ्वी है। जो सफेद पदार्थ है चूर्ण जैसा रहता है वो पृथ्वी। उसमें जो खारापन है, जो खारा रस है वो रस है, समझे ना। लावण्य जो है वो रस है। जाति होगी वो क्या होगी? क्या? कौन जाति? किसकी? लवण की। लवणत्व जाति होगी। रस क्या होगा? रस जो लवण में रहने वाला जो रस है, नमक में रहने वाला, उसका नाम दिया यहाँ पर लवण। ध्यान रखना, हम लोग लवण शब्द उसके लिए भी प्रयोग करते हैं, द्रव्य के लिए भी। वो जो चूर्ण है जिसको हम लोग नमक कह देते हैं उसके लिए भी लवण शब्द नहीं कहते। लवणम आनय, तो लवण माने मतलब वो नमक को ले आओ। तो लवण शब्द दोनों के लिए प्रयोग होता है, ध्यान रखना। गुण के लिए भी प्रयोग करते हैं, द्रव्य के लिए भी प्रयोग करते हैं। आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर हम जो ये कह रहे हैं कि ये लवण जो आपका रस है वो कौन सी पृथ्वी में रहता है? लवण में रहता है। नमक बोल लो, उसको अलग अंतर कर लो। सब लवण लवण में रहता है, पागल बनाओगे दुनिया को ऐसे उलझा के। नमक में रहता है, ठीक है ना। चल फिर उसके बाद कटु। कटु, कटु कौन सी पृथ्वी में रहता है? नीम वगैरह में कटु रहते हैं ना, तो उसमें कटु रस रहता है। फिर
कषाय कषाय। कषाय किस में रहता है? कशेला। घास वगैरह होती है, गाय खाती बहुत सारी औषधि वगैरह भी होती है ना, कसेला रस रहता है तो वो रहता है, ठीक है ना। तो ऐसे देखना चाहिए, है ना, कि भाई कोई गुण आपने कह दिया 6 प्रकार के पृथ्वी में रहते हैं, तो जरा देख लेना हम कि भाई कौन सा रस कौन सी पृथ्वी में रह रहा है। पृथ्वी में तो रहेगा 6 रस, तो रहते कि नहीं, एक उदाहरण के तौर पे देख लेना चाहिए। फिर अंतिम में क्या कहा? तिक्त। तिक्त तिक्त रस कहाँ रहता है? कृषि में मिर्ची आदि में रहता है ना। एक ही नहीं है, बहुत और भी उदाहरण मिलेंगे, लेकिन एक उदाहरण के तौर पे एक ले लिए। ठीक हो गया बाबू। तो इस तरफ से मधुर आदि 6 रस कहाँ रहते हैं? पृथ्वी में रहते हैं। तत्र पृथिव्याम षड्विधः रसः। आगे नहीं आगे चलो। फिर जले मधुर एव। जल में कौन सा रहता है? जल में भी बताया था ना कि जल में भी रस रहता है। तो जल में कौन सा रस रहता है भैया? 6 प्रकारों में से 6 रहते हैं क्या? तो कहा नहीं, जलीय मधुर एव। जल में मधुर रस ही रहता है। कौन सा रस रहता है? मधुर रस ही रहता है। मीठा मधुर रस ही रहता है। आदि का जल होता है। अब समुद्र आदि का जल जो रहता है तो उसमें तो खारा लगता है, तो ये ना कहना चाहिए कि लवण रस भी रहता है, ये कहना चाहिए जल मधुर है वो कह दिया। तो ध्यान रखना बाबू, वो पृथ्वी संबंध के कारण, वो जो नमक रूपी पृथ्वी है कि नहीं, उसके संबंध के कारण उसमें उस समुद्र जल में क्या आपको लवण रस को प्रतीति होती है। वस्तुतः लवण रस किसका है? पृथ्वी का ही है। वहां पर पृथ्वी संबंध के कारण आपको भान हो रहा है। वस्तुतः जल में लवण रस नहीं है। आया कि नहीं? वैसे जल में और कुछ अन्य पृथ्वी द्रव्य मिला देंगे तो वैसा अरे नींबू निचोड़ देंगे तो खट्टा भी लगेगा। तो पृथ्वी संबंध के कारण न जल में रस आया, खट्टा रस। वो खट्टा रस अम्ल रस जल का थोड़ी ना है। यदि जल का होता तो उसको पृथ्वी संबंध न होने पर भी उसका भान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नींबू का संबंध न होने पर भी तो उसमें भान हो, लेकिन होता है क्या? नहीं न होता है। इसीलिए कह रहे हैं कि मधुर एवं। मधुर रस क्यों है भैया? मधुर रस भी तो प्रतीति नहीं होती, मधुर रस की प्रतीति नहीं होती। कोई शंका करेंगे, जले माधुर्य किम मानम, प्रश्न करेगा ना कोई। तो ध्यान रखना, जब हरित की आंवला आदि भी हम लोग खाते हैं, जब मुख शुद्धि हो जाती है उसके बाद पानी पीजिएगा तो आपको उसका जो माधुर्य रस है उसकी प्रतीति हो पाएगी, वरना सामान्य रूप से नहीं होता है। जैसे बहुत बार ऐसा भी होता है ना, देखिए आप, जैसे हम लोग कुछ मीठा खा लिए, गुड़ खा लिए, चाहे कुछ मीठी चीज़ कुछ भी खा लिए, उसके बाद कोई चाय लेके आए, आप चाय पीजिए जरा, तो कैसी लगती है? ठीक ही लगती। जबकि उसमें जो नहीं खाया उसको पूछो कैसी है, मीठी ही रहती है, नहीं रहती है। लेकिन आपने चूंकि मुख की शुद्धि नहीं है इसलिए आपको लग रहा है कि इसमें मीठा है ही नहीं, शक्कर डालना भूल गया अगला आदमी। होता है ना ऐसा? ब्रह्मवशात हम कह देते अरे चाय में शक्कर डालना भूल गए भाई। अरे कुछ भूला नहीं, आपको मुख की शुद्धि नहीं है इसलिए आपको उसका भान नहीं हो रहा है। तो वैसे ही जल में माधुर्य रस है, लेकिन मुख शुद्ध भाव के कारण उसका भान नहीं हो रहा है। जब आंवला आदि, हरितकी आदि, उसको हरितकी जानते हैं ना? अरे वो त्रिफला चूर्ण में 3 रहते हैं ना फल, कौन कौन? उसमें एक हरितकी भी है ना? बहेड़ा, आंवला और ये हरितकी, यही तो तीनों रहते हैं। तो उसमें हरितकी है, आंवला है, इनको खाने पर क्या होता है? हाँ, तो आपको जल का जो वास्तविक रस है उसका भान प्रतीति होती है ना? तो चलिए वही है। तो क्या कर दिए यहाँ पर? जल में कौन सा रस रहता है? तो जले मधुर एव। नहीं आया? चलो, जले मधुर एव। चले मधुर एव हो गया ना? तो क्या निकल गया कि जो रस कितने प्रकार का है? 6 प्रकार का। कौन कौन? मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय और तिक्त। तिक्त। उसमें कहाँ का कौन कौन द्रव्यों में रहता है? पृथ्वी और जल में रहता है रस। समवाय संबंध है ना, एकदम में ध्यान देना, समवाय संबंध है ना कहना चाहे, वरना कालिक संबंध है ना तो ये काल में भी रह जाएंगे, नहीं रह जाएंगे। ये जो यहाँ पर पृथ्वी जल वृत्ति ही कहते हैं तो कौन संबंध है ना? है ना ही कह रहे हैं कि समवाय संबंध है ना, ये पृथ्वी और जल में वृत्ति है। पृथ्वी में कितने प्रकार का रस रहता है? और जल में 1 प्रकार का। कौन? मधुर। मधुर। बैठ गई बात, कोई दिक्कत नहीं ना है? चलो चलो, पदकृत्य। पदकृत्य पढ़ो।
रसत्वादि वारणाय गुण इति। रसत्वादि वारणाय गुण इति, है ना। रसत आ ही रहा है, नहीं आ रहा है? बोलो क्या कहना चाह रहे हैं, तुम ही बताओ। यही कह रहे हैं कि यदि गुण पद हटा दें इसमें से तो लक्षण बनेगा कि रसना ग्राह्यत्वम रसस्य लक्षणम। तो रसना ग्राह्यत्व यह लक्षण बनाने पर रसत्व में और रसाभाव में अतिव्याप्ति हो जाए। तद वारणाय गुणत्वम, ये विशेष दल देना पड़ेगा। चलो आ ही रहा है, नहीं आ रहा है? रसत्वादि वारणाय, रसत्वादि वारणाय को क्या मतलब? रसत्व जाति और रसाभाव। रसत्वादि वारणाय मतलब अतिव्याप्ति वारणाय, रसत्वादौ अतिव्याप्ति वारण। ये सब पदकृत्यों में इसी तरह से लगाना है, ध्यान से। अरे रसत्व आदि का वारण करने के लिए रसत्व का क्या वारण करना है? रसत्व रहे अपना मजे से, रसाभाव रहे जहाँ रहता है, हमें उसका वारण क्या करना है? अरे रसत्व आदि में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए यही लगाना है सब जगह। चलो चलो। रसत्वादि वारणाय गुण इति, रूपादौ अतिव्याप्ति वारणाय रसना इति। रसनाग्राह्यत्वम ये देने की क्या जरूरत है? तो क्या कह दो सीधा? गुणत्वम कह देंगे तो कहाँ अतिव्याप्ति? अगर हम खाली गुणत्व इतना लक्षण कर दे रहे हैं तो रूप गंध आदि जो अन्य 23 गुण है उनमें अतिव्याप्ति होने लगेगी। तो उनमें अतिव्याप्ति वारण करने के लिए रसना ग्राह्य तो ये दल दे देंगे, विशेषण दल। तो इससे हमारी अतिव्याप्ति जो रूप गंध आदि में हो रही थी उसका वारण हो जाएगा। क्यों? कैसे वारण हो जाएगा? ये भी बोल लो, काम खत्म हो जाएगा। गंध आदि जो है वो रसनेन्द्रिय से ग्राह्य नहीं है, तो रसना ग्राह्य तो उसमें नहीं जाएगा। बात खत्म। बाचो अगली पंक्ति वो पढ़ाएगा तुमको। तत्रेति, तत्रेति यही आया। तत्र इति क्या प्रतीक लेके? तत्र कहाँ आया था? तत्र पृथिव्याम षड्विधः। हाँ, तो तत्र मतलब जान ही रहे ना। चलो चलो। पृथ्वी जलयोः इत्यर्थः। पृथ्वी जलयोः मध्ये, ये तत्र का अर्थ हो जाएगा। चलो चलो। षड्विधः इति, षड्विधः। अरे पृथ्व्याम षड्विधः, तो क्या षड्विध? अरे पृथ्वी में 6 प्रकार का है। क्या है 6 प्रकार का? तो रस, ये जोड़ देना। रस इति अनुसज्यत, क्या लिखा है? अत्र रस इत्यनुवर्तते। रस की अनुवृत्ति ले आना, है ना। सूत्रे स्वदृष्टम पदम सूत्रांतराद अनुवर्तनीय। तो लगा ऊपर रस था कहीं, कहाँ है? रस, तो वहाँ रस की अनुवृत्ति इन सब वाक्यों में भी ले आना। चलो हो गया। चलो 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 फिर आगे बढ़ो। नहीं ना कोई रस में तो अब दिक्कत है? चल एक बार लक्षण बोल लो रस का। रसना ग्राह्यत्वे सति गुणत्वम रसस्य लक्षणम। चलो अब आगे कितने गुण देख लिए अभी? दो। कौन कौन? रूप और रस। अब तीसरा कौन आ रहा है? गंध। गंध, तो उसको बता रहे। चलो। घ्राण ग्राह्यो गुणो गंधः। घ्राण ग्राह्यो गुणो गंधः, है ना। घ्राण ग्राह्यो गुणो गंधः। गंध किसको कहते हैं? तो भैया घ्राणेन्द्रिय से जिसका ज्ञान हो और गुण हो, है ना। घ्राणेन्द्रिय से जिसका ज्ञान। देखो गंध का ज्ञान किस इंद्रिय से होता है? अरे गंध सुगंध हो चाहे दुर्गंध हो, उसका ज्ञान किस इंद्रिय से होता है? नाक से ही ना होता है कि और किसी इंद्रिय से होता है? आंख से देख के सुगंध दुर्गंध का ज्ञान हो जाता है, रसन इंद्रिय से हो जाता है, और किसी इंद्रिय से, किस इंद्रिय से होता है? घ्राण इंद्रिय से ही होता है। तो घ्राण ग्राह्यत्वम उसमें है कि नहीं है? और वो गंध गुण है तो गुणत्व भी उसमें है। तो वही लक्षण बना लो। क्या लक्षण बना लोगे? घ्राण ग्राह्यत्वे सति गुणत्वम गंधस्य लक्षणम। लक्षणम आया ना। चलो अब पदकृत्य कर लो। कौन करेगा पदकृत्य? पहले विशेष्य मात्रोपादाने। चलो करो तुम। अगर हम खाली विशेष से दल देते गुणत्व इतना दल देंगे तो हमारा लक्षण बनेगा गुणत्वम रसस्य लक्षणम, गुणत्वम गंधस्य लक्षणम। गंधस्य क्या बोले पहले? अरे आगे बढ़ो, रस में ही अटके हो तुम। गंधस्य लक्षणम, गुणत्वम गंधस्य लक्षणम। तब हमारे जो अन्य गुण है रूप रस स्पर्श आदि उनमें अतिव्याप्ति होने लगेगी, बहुत क्योंकि सुंदर। वो भी गुण है। तो गुणत्व तो उसमें चला जाएगा, तो अतिव्याप्ति हो जाएगी। उसका वारण करो। इसके लिए तो हम लोग घ्राण ग्राह्यत्व ये विशेषण दल देना पड़ेगा कि जिसका घ्राण इंद्रिय से ज्ञान हो और जो गुण हो वो गंध है। तो जो रूपादि लक्षण क्या बनेगा ये बोलो। घ्राण ग्राह्यत्वे सति गुणत्वम, ये लक्षण बनेगा गंध का। हाँ, अब अतिव्याप्ति वारण और कैसे? जो रूपादि हैं वहाँ पर जो रूपादियों का ज्ञान घ्राण इंद्रिय से नहीं होता। यदि वो गुण तो है लेकिन उनमें घ्राण ग्राह्य तो ये दल नहीं जाएगा, तो अतिव्याप्ति का वारण हो जाएगा। हाँ, क्योंकि रूप आदि का ज्ञान घ्राण नासिका इंद्रिय से, घ्राण इंद्रिय से नहीं ना होता है, तो घ्राण ग्राह्यत्वम रूप में नहीं जाएगा, तो वारण हो जाएगा। चलो, कोई भी गुण ऐसा है जिसका घ्राण गंध से अतिरिक्त, कोई भी गुण है जिसका घ्राण इंद्रिय से ग्रहण होता हो गंध से अतिरिक्त?
नहीं ना है, कोई नहीं, तो अतिव्याप्ति कहाँ से होगी? नहीं होगी। संख्यादि भी नहीं ना है, नहीं संख्या भी घ्राणेन्द्रिय से नहीं ना बता सकते हैं कि एक है घट की दो है। संख्या का ज्ञान भी घ्राणेन्द्रिय से होगा क्या? नहीं। देखो इसको हो रहा है कुछ, नहीं ना। बोलो कोई बात नहीं। दो अरे घ्राणेन्द्रिय से किसका ज्ञान हो रहा है भाई? गंध का ही हो रहा है वैसे, लेकिन गंध के द्वारा संख्या का भी हो सकता है। कैसे कैसे होगा? दो पदार्थ रखे होंगे, भिन्न भिन्न। तो आपको किसका ज्ञान हो रहा है घ्राणेन्द्रिय से? सुगंध का ही हो रहा है। संख्या का कहाँ हो रहा है? संख्या का हो रहा है, कोई नहीं कहता है कोई ऐसा प्रति हम नाक से सूंघ के बता दिया दो घट है दो पट है? घ्राणेन्द्रिय से होगा बाबा। अरे चक्षुर इंद्रिय से होगा, तो इंद्रिय से होगा, घ्राणेन्द्रिय से संख्या का ज्ञान होगा नहीं ना होगा? अभी भी है कुछ इसको अटका, विचार करो, विचार करना कोई इसमें वो नहीं है ना? इसीलिए तो छूट देते, वरना ये सब चीज़ों को तो हम 5 मिनट में ख़त्म कर सकते हैं। धीरे धीरे क्यों करा रहे हैं कि सब विचार करिए आप, है ना? ऐसे ही पाठ लगाते समय भी विचार करिए, कोई दिक्कत नहीं। बैठी बात, तो चलिए, तो ग्रहण ग्राह्य तो जाएगा कोई गुणों में, संख्या संयोग आदि में नहीं ना, संख्या संयोग आदि का ज्ञान होता है। तो चलिए, तो ग्रहण ग्राह्य त्वम ये दल देने पर रूप आदि में अतिव्याप्ति वारित हो जाएगी। अच्छा वही कह दो फिर, तब क्या होगा? चलो तो अब हम लोग खाली ये लक्षण रखें कि घ्राण ग्राह्यत्व गुणस्य लक्षणम, हम्म। ये लक्षण रखने पर गुणत्व में और गुणत्व में और एक घ्राण ग्राह्यत्व ये यदि गंध का लक्षण बनाए तो गंधत्व में और गंधाभाव में अतिव्याप्ति हो जाएगी, क्योंकि जब गंध का ज्ञान घ्राणेन्द्रिय से हो रहा है तो गंध में रहने वाली जो गंधत्व जाती है और उस गंध गुण का अभाव है, गंधाभाव, वो भी घ्राणेन्द्रिय से ग्रहण होता है कि नहीं होता? तो ग्राह्यत्व गंधत्व में और गंधाभाव हमें चला गया, तो अतिव्याप्ति तद्वारणाय गुणत्व पद का सन्निवेश कर देंगे। वो सन्निवेश कर देंगे, तो कर दो सन्निवेश, तो लक्षण क्या बच जाए? घ्राण ग्राह्यत्वे सति गुणत्वम गंधस्य लक्षणम, तो कर दिया सन्निवेश, चलो। नहीं कोई गलत थोड़ी ना है, सही का कोई नहीं। आप शब्द दूसरा प्रयोग, एक थोड़ी ना कि उपादानी का है और सन्निवेश कह दिया तो गलत नहीं कहा, लेकिन अशुद्ध शब्द न निकल जाए, बस इतना ध्यान देना है ना। चलो बोलो। तो जो वारण करो, गंधत्व में गंधा भाव में, इसमें टाइम क्यों ले रहे हो? गंधत्व और गंधा भाव जो है वो एक, गंधत्व जो है वो सामान्य जाति है और गंधा भाव जो है वो अभाव पदार्थ है, और जो गुणत्व दल है ये उसमें नहीं जाए क्योंकि वो गुण नहीं है। तो हमारी अतिव्याप्ति का वारण हो जाएगा। लक्षण होगा घ्राण ग्राह्यत्वे सति गुणत्वम गंधस्य लक्षणम। चलो कोई दिक्कत अब नहीं ना है? चलो भाई का है, पढ़ो। घ्राण ग्राह्यो गुणो गंधा सच द्विविधा सुरभिर सुरभिष्ठ। अब वो गंध कितने प्रकार की है बाबा? तो कहा दो गंध 2 प्रकार की है ना? क्या 2 प्रकार है? तो सुरभिर सुरभिष्ठ, सुरभि गंध और असुरभि गंध। अरे सुरभि असुरभि नहीं जानते? सुरभि यानी सुगंध और असुरभि यानी दुर्गंध, यही तो हो गए। तो सुगंध दुर्गंध के भेद से गंध 2 प्रकार की है, नहीं आए? चलिए भाई है सद्विविध, स लिखे ना, सह मतलब गंध द्विविध, सुगंध दुर्गंध भेदा सुरभिर सुरभिश्च। चलो सच द्विविधा सुरभिर सुरभिश्च। अब ये गंध भी गुण है, तो द्रव्य में रहेगी। कौन द्रव्य में रहती है भैया? 9 द्रव्य में से कहाँ रहती है उसी को बताएंगे। पृथ्वी मात्र वृत्ति, पृथ्वी मात्र वृत्ति। 9 द्रव्यों में केवल और केवल गंध कहाँ रहती है? पृथ्वी में ही रहती है। जल आदि में कोई गंध नहीं रहती, तेज में कोई गंध नहीं रहती, नहीं न रहती है। वायु आकाश काल आदि में कोई गंध नहीं रहती। कहाँ रहती है? पृथ्वी में ही रहती है। जल आदि में जब पृथ्वी आदि का संबंध, पृथ्वी का संबंध हो जाएगा तो जल में भी सुगंध का ज्ञान होगा, लेकिन पृथ्वी संबंध के कारण होगा। जल में वस्तुतः कोई गंध नहीं है। वायु में भी हम लोग प्रतीति तो होती है कि वायु सुगंधित है, जल सुगंधित है, दुर्गंध आ रही है जल में से, नहीं कहते हैं? अरे फलाने फला वहाँ तो जल में इतनी दुर्गंध आती है, वायु में इतनी दुर्गंध आ रही है उस जगह पर। तो व्यवहार तो हम करते, प्रतीति भी होती, लेकिन वो ध्यान रखना उसमें जो सुगंध दुर्गंध का भान हो रहा है वो पृथ्वी संबंध के कारण।
है ना, पृथ्वी के संयोग के कारण, संबंध के कारण। पृथ्वी का संबंध न हो तो देखो आरओ का जो साफ जल होता है, कोई गंध आती है? यदि उसमें जल में वस्तुतः गंध होती तो शुद्ध जल से भी तो आती। जो छान दिया जाए, यदि जल को आरओ फिल्टर कर दिया जाए तो जल को कोई गंध आती है उसमें? यदि वस्तुतः उसमें गंध होती तो प्रतीति होती न, है कि नहीं? वैसे ही वायु भी यदि कुछ पृथ्वी संबंध है तभी उसमें गंध का भान होता है। पृथ्वी का संबंध नहीं रहेगा तो वायु में भी गंध का भान नहीं होता है ना। अभी सामान्य हम ले रहे, कौन सी सुगंध दुर्गंध कुछ है? अभी तो वायु हम लोग साथ ले ही रहे हैं, हवा चल ही रही है, कोई सुगंध दुर्गंध है? अभी कोई इत्र लगा के आ जाए, कोई फूल लेके आ जाए, गुलाब की बढ़िया माला लेके आ जाए, है ना, या तो कूड़ा कचरा कोई फेंक दे इधर उधर, तो सुगंध दुर्गंध वायु में प्रतीत होने लगेगी। तो पृथ्वी संबंध के कारण आ रही है, वायु में कोई गंध बैठिए न मान। तो पृथ्वी मात्र वृत्ति है, पृथ्वी मात्रे वृत्ति यस्य, पृथ्वी मात्र में वृत्ति है जिसकी, किसकी? गंध की। बैठ गए? चलो चलो। पृथ्वी मात्र वृत्ति ही, पृथ्वी एव पृथ्वी मात्रम तस्मिन् पृथ्वी मात्रे वृत्ति यस्य। कर लोगे ना? हो गया मूल। चलो चलो टीका पढ़ो। पदकृत्य पढ़ो भाई। घ्राण ग्राह्य इति गंधत्वादौ अतिव्याप्ति वारणाय गुण इति। बताओ जरा क्या मतलब, इस अंश का फटाक से व्याख्या करो। घ्राण ग्राह्य तो इतना ही दल दे रहा है, गुणदल नहीं दे रहे हैं। गुणदल, गुणत्व दल नहीं दे रहे हैं तो गंधत्व और गंधा भाव में अतिव्याप्ति होने लगेगी। उसके वारण करने के लिए गुणत्व दल देना पड़ेगा, दे देंगे तो वारण हो जाएगा। तो वही कह रहे, पढ़ो। गंधत्वादौ अतिव्याप्ति वारणाय गुण इति। चल। रूपादौ अतिव्याप्ति वारणाय घ्राण ग्राह्य इति। तुम बताओ। खाली ये कह रहे हैं, खाली गुणत्व लक्षण ही रखेंगे तो गुणत्व लक्षण कहने पर रूपादि में भी अतिव्याप्ति हो जाएगी, वो भी गुण है, अतिव्याप्ति हो जाएगी, उसका वारण करने के लिए घ्राण ग्राह्य तो ये दल रखना पड़ेगा। तो धीरे धीरे बोलो ना, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। उसका वारण करने के लिए घ्राण ग्राह्य तो ये दल रखना पड़ेगा। ये दे देंगे तो जो रूपादि में अतिव्याप्ति थी उसका वारण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो रूपादि उनका घ्राण इंद्रिय से ज्ञान नहीं होता तो उनमें घ्राण ग्राह्य तो नहीं जाएगा। पढ़ो पढ़ो भाई, कह रहे बैठ गई ना बात। अब ये सब चीजें लगा लेनी चाहिए। अब ये सब चीज हम ही व्याख्या करें तभी होता है, ऐसे थोड़ी ना। रूपादौ अतिव्याप्ति वारणाय। रूपादि आदि से क्या लेंगे? ध्यान से ये बोलो तो इसको। गंध को छोड़ के सभी ले लेंगे। गंध को छोड़ करके सभी को ले लेंगे। पहले इस वाक्य को पकड़े हम। अरे रूप गंध को छोड़ के पृथ्वी भी है, पृथ्वी में अतिव्याप्ति हो जाएगी। गंध को छोड़ के जितने भी गुण है। हाँ तो नहीं ना बोले थे आप? अरे गंध को छोड़ के जो रूप आदि गुण है उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी। ध्यान से, कोई शब्द छोड़ो नहीं। रूपादौ अतिव्याप्ति वारणाय घ्राण ग्राह्य इति। पृथ्वी थी, पृथ्वी थी, क्या कहाँ आया था? पृथ्वी मात्र वृत्ति। चलो चलो। पृथ्वी संबंध सत्वे गंध प्रतीति सत्वम, पृथ्वी संबंधाभावे गंध प्रतीत्य भाव इत्यन्वय व्यतिरेकाभ्याम पृथ्वी गंधस्यैव जले प्रतीतिर्बोध्या। फिर से। पृथ्वी संबंध सत्वे गंध प्रतीति सत्वम, ठीक है। पृथ्वी संबंधाभावे गंध प्रतीत्य भाव इति अन्वय व्यतिरेकाभ्याम पृथ्वी गंधस्यैव जले पृथ्वी गंधस्यैव जले प्रतीतिर्बोध्या। हाँ, जल में जो वही वाली बात जो हमने अभी आपको बताई कि जल में भी तो सुगंध दुर्गंध की प्रतीति होती है। होती है कि नहीं होती? सुगंधित जल, दुर्गंध जल, गुलाब जल उसमें मिला दिया, कितना सुगंध आता है, बढ़िया, तो सुगंधित जल कहते हैं। दुर्गंध जल है ना, कुछ मलमूत्र आदि उसमें मिल जाए तो कहते हैं ना दुर्गंध आ रही है जल से, तो ये प्रतीति तो हो रही है जल में गंध की। तो कैसे कह रहे हैं कि गंध जो है पृथ्वी मात्र वृत्ति ही? इसके ऊपर प्रश्न है, उसका टीकाकार समाधान कर रहे हैं सीता, है ना। प्रश्न क्या है? जैसे ही आपने कहा कि पृथ्वी मात्र वृत्ति, तुरंत प्रश्न क्या करेगा पूर्व पक्षी? जल में भी तो गंध की प्रतीति होती है, सुगंधित जल, दुर्गंधित जल, आम लोगों का व्यवहार है, सब लोग करते हैं दुनिया में, तो कैसे पृथ्वी मात्र वृत्ति ही? तो उसको कहा कि पंडित जी वो जल में जो गंध की प्रतीति हो रही है वो पृथ्वी गंध की ही जल में प्रतीति होती है। वो जल की वास्तविक गंध नहीं है, वो पृथ्वी की ही गंध है, उसकी ही प्रतीति जल में हो रही है।
उस बात को सिद्ध करने के लिए उन्होंने अन्वय और व्यतिरेक दिए, है ना। अन्वय व्यतिरेक अभ्याम दिए ना, तो क्या अन्वय व्यतिरेक बनाओ उसको। पृथ्वी संबंध। अब आपके कह देने से नहीं ना हो जाएगा कि आप कह दे कि नहीं पृथ्वी की गंध उसमें भाषित होती, हमने कह दिया तो मान लेंगे। युक्ति से सिद्ध कर, तो अन्वय व्यतिरेक से उस बात को सिद्ध कर रहे हैं, है ना। क्या अन्वय व्यतिरेक है, तो बोलो पहले अन्वय बताया ना। पृथ्वी संबंध सत्वे गंध प्रतीति सत्वम, पृथ्वी संबंध जब होता है जल के साथ, तब वहां पर गंध की प्रतीति होती है। ऐसा है कि नहीं है। जब जल के साथ पृथ्वी का संबंध नहीं होता है ना, जो शुद्ध, मान लीजिए जल को छान लिया जाए, आजकल तो फिल्टर भी हो जाता है, फिल्टर कर दिया जाए, तो जब पृथ्वी संबंध जल के साथ नहीं है उस समय उसमें गंध की प्रतीति नहीं होती है। तो पृथ्वी संबंध होने पर गंध की प्रतीति होती है, पृथ्वी का संबंध न होने पर गंध की प्रतीति नहीं होती है। इससे क्या निकला कि वो गंध किसकी गंध है, पृथ्वी की गंध है। हाँ, बात बेटिक नहीं बेटिक, या अन्वय व्यतिरेक से सिद्ध कर रहे हैं। पढ़ो। पृथ्वी संबंध सत्वे गंध प्रतीति सत्वम, हाँ, और पृथ्वी संबंधाभावे गंध प्रतीति भाव इति अन्वय व्यतिरेकाभ्याम। पृथ्वी गंधस्यैव जले प्रतीतिर्भूत्या। इस अन्वय व्यतिरेक से क्या निकला कि पृथ्वी की ही वो गंध है, उसी का जल में भान हो रहा है, जल में वस्तुतः गंध नहीं है कि नहीं। क्योंकि यदि जल में वस्तुतः गंध होती तो पृथ्वी के संबंध न रहने पर भी उसमें गंध का भान होता। जब उसमें पृथ्वी का संबंध नहीं होता जल में, तब भी भान होता। जैसे जल में शीत स्पर्श है कि नहीं है, पृथ्वी का संबंध हो तो भी शीत स्पर्श है कि नहीं है, पृथ्वी का संबंध न भी हो तो भी जल में शीत स्पर्श है कि नहीं है। इसका मतलब शीत स्पर्श किसका है, जल का है ना। पृथ्वी का संबंध होना न होना कोई शीत स्पर्श में मायने नहीं रखता है ना। अरे पृथ्वी का संबंध हो तो भी जल शीतल मालूम पड़ता है, पृथ्वी का संबंध न भी हो, छान लो बढ़िया से, फिल्टर कर दो, तो भी जल कैसा मालूम पड़ता है, शीतल ही मालूम पड़ता है। तो शीत स्पर्श इससे क्या निकलता है, जल का है ना। क्योंकि वहां पर इस तरह का अन्वय व्यतिरिक्त, जैसे यहाँ गंध का बना वैसे नहीं ना बन रहा है कि पृथ्वी संबंध रहने पर शीत स्पर्श है, शीत स्पर्श की प्रतीति होती है, और पृथ्वी संबंध न होने पर की प्रतीति नहीं होती। ऐसा अन्वय व्यतिरिक्त बना, अन्वय तो बन जाएगा, अन्वय तो बन जाएगा कि भाई पृथ्वी संबंध है तब भी शीत स्पर्श प्रतीति हो रही है, लेकिन व्यतिरिक्त बन पा रहा है क्या, क्या व्यतिरेक, संबंध न होने पर शीत स्पर्श की प्रतीति न हो, ऐसा व्यतिरेक बन रहा है क्या, नहीं बन। पृथ्वी का संबंध न होने पर भी शीत स्पर्श की प्रतीति तो होती है। व्यतिरेक का सहचार नहीं न बना, व्यतिरेक व्यभिचार हो गया। इसलिए शीत स्पर्श में नहीं कह सकते आप, लेकिन यहाँ पर गंध की जो जल में प्रतीति हो रही उसमें तो अन्वय व्यतिरेक बन रहा है ना, कि पृथ्वी के क्या अन्वय व्यतिरेक बन रहा है, पृथ्वी के संबंध रहने पर गंध की प्रतीति होती है, और व्यतिरेक क्या बन रहा है, पृथ्वी के संबंध के ना होने पर गंध की प्रतीति नहीं हो रही, ऐसा व्यतिरेक सहचार भी बन रहा है ना। तो इससे क्या पता चला कि ये जो जल में गंध की पान प्रतीति होती है वो पृथ्वी गंध की ही उसमें प्रतीति हो रही है, जल में कोई गंध नहीं है। बैठ गए बात अन्वय व्यतिरेक से। चलो, पृथ्वी संबंध सत्वे गंध प्रतीति सत्वम, पृथ्वी संबंधाभावे गंध प्रतीत्य भावः इति अन्वय व्यतिरेकाभ्याम पृथ्वी गंधस्यैव जले प्रतीतिर्बोध्यः। बोध्य प्रतीति बैठ गए, बात नहीं आया। चलो, हाँ, ये अन्वय सहचार और व्यतिरेक सहचार जानते ही है आप लोग, कोई दिक्कत नहीं ना है। अन्वय सहचार किसको कहते हैं, तत्सत्वे तत्सत्वम, और व्यतिरेक सहचार किसको कहते हैं, तदभाव। चलो अब इसमें क्या कहना, एवं वायुवपि, एवं वायावपि, इसी तरह वायु में भी समझना। वायु में भी अब कहेगा कि चलो जल में तो आपने बता दिया, वायु में भी तो सुगंध दुर्गंध की प्रतीति होती है। सुगंधित वायु दुर्गंधित वायु नहीं कहते हैं तो कैसे कह दिया पृथ्वी मात्र वृत्ति, तो उसके लिए पदकृत्यकार कह रहे एवं वायु अपि, इसी तरह वायु में भी समझना। वायु में भी यही हाल है ना, जब पृथ्वी का संबंध होता है वायु के साथ, किसी भी पृथ्वी का, चाहे वो पुष्पादि रूप पृथ्वी हो,
चाहे कूड़ा कचड़ा रूपी पृथ्वी हो, उसका संबंध रहने पर ही वायु में क्या होती है, सुगंध और दुर्गंध की प्रतीति होती है। यदि उसका संबंध न रहे पृथ्वी का, किसी भी पृथ्वी का, तो सुगंध और दुर्गंध की प्रतीति नहीं होती है। तो इस अन्वय व्यतिरेक सहचार से क्या पता चला कि वायु में जो गंध की प्रतीति हो रही है वो किसकी गंध है, पृथ्वी की गंध है। पृथ्वी गंधस्यैव वायौ प्रतीतिर्भवति वस्तुतः वायौ गंधः नास्ति। ये अन्वय व्यतिरेक से वहां भी हो जाए। एवं वायौ अपि बोध्यम। चलो आगे नहीं आया, चलो चलो। एवं वायावपि हाँ, ननु। अब ननु आ रहा है। ननु से देखो शंका कर रहे, ध्यान से, है ना, अच्छे से बेटा नहीं, देखो बहुत अच्छी अच्छी बातें पदकृत्यकार लिखते हैं। क्या कह रहे हैं ननु से, पढ़ो। ननु देशांतरस्थ कस्तूरी कुसुम संबद्ध पवनस्य एतद्देशे तत्संबंधाभावात् गंध प्रतीति अनुपत्ति। अरे जैसे लिखा वैसे पढ़ो, तुम व्याख्या काहे कर दे रहे हो। अनुपत्ति। हाँ, प्रतीत्यनुपपत्ति। हाँ, ये कहा कि पंडित जी आपने यहाँ पर एक बात है, देखो देशांत, क्या कह रहे, ननु से उठाता हूँ। ननु देशांतरस्थ कस्तूरी कुसुम संबद्ध पवनस्य एतद्देशे तत्संबंधाभावात् गंध प्रतीत्यनुपपत्ति। उसने कहा कि भाई कस्तूरी कुसुम, कस्तूरी का जो कुसुम मतलब पुष्प जो है ना, उसका और पवन का संबंध तो देशांतर में हुआ ना, देशांतर में है, अन्य देश में, मतलब दूसरी जगह, यहाँ से मान लीजिए 100 मीटर 200 मीटर दूर है कि नहीं, वहाँ पर कस्तूरी का कुसुम मतलब पुष्प है, वहाँ पर वायु का और उस कुसुम का क्या हो रहा है, संबंध हो रहा है। अब वायु यहाँ पर आ रही है एतद देश में, तो इस देश में जो ये पवन वायु आ रही है, उस वायु को तो उसका संबंध नहीं है, कुसुम के साथ संबंध इस देश में तो नहीं है, देशांतर में है, 100-200 मीटर 500 मीटर 1 किलोमीटर दूर में उसका संबंध है कुसुम के साथ। किसका, वायु का और कुसुम का जो संबंध है वो देशांतर में न है, एतद देश में, जहाँ पर मान लीजिए हम हैं उस देश में, तो वहाँ पर तो वायु आया, वहाँ से कुसुम तो नहीं आ रहा है, तो वो उसमें, उस वायु में कुसुम संबंध न होने के कारण फिर गंध की प्रतीति नहीं होनी चाहिए, है ना, लेकिन प्रतीति होती है। एतद देश में वायु के साथ कुसुम का संबंध है क्या, नहीं ना है, तो कुसुम का संबंध नहीं है, फिर भी वहाँ गंध की वायु में प्रतीति हो रही है कि नहीं हो रही है, तो वो प्रतीति तो आपके अनुसार नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने कहा वायु में तो गंध होती नहीं है ना, तो इस देश में, एतद देश में फिर वायु में गंध के प्रतीति की अनुभवती हो जाएगी, जबकि अनुभव सब लोग करते हैं, नहीं करते। अरे सो वो यहाँ बैठा आदमी भी तो उस गंध का अनुभव करता है, तो ये गंध जब, यदि वायु में आप गंध नहीं मानेंगे तो ये गंध के प्रतीति की अनुपपत्ति होने लगेगी, है कि नहीं, है ना। ये न हो इसके लिए क्या मानिए आप, गंध मानिए, ये कह देंगे तो आपको पृथ्वी संबंध की जरूरत नहीं है, यहाँ पर पृथ्वी के साथ संबंध नहीं है, तब भी गंध की प्रतीति हो जाएगी, तो ये व्यवस्था बन जाएगी। लेकिन वायु में यदि गंध नहीं मानेंगे तो ये व्यवस्था नहीं बन जाएगी। वही कह रहे, ननु से ध्यान से लगाओ पंक्ति, बेटी बात। ननु देशांतरस्थ कस्तूरी कुसुम संबद्ध पवनस्य एतद्देशे तत्संबंधाभावात् गंध प्रतीत्यनुपपत्ति। देशांतर में, है ना, दूर देशान, अन्य देश में, वहाँ तो कस्तूरी कुसुम और पवन का संबंध था, तो कस्तूरी कुसुम संबद्ध जो वायु है, उस वायु का एतद देश में कुसुम संबंध हो रहा है क्या, इस देश में तो नहीं ना हो रहा है, तो यहाँ पर उस गंध की प्रतीति की अनुपपत्ति होने लगेगी, है ना, प्रतीत्यनुपपत्ति ही। हाँ चलो, न च वायवानी। अब कोई समाधान देना चाह रहा है बीच में कि भैया वो वायु से वायु जो वहां से आया, तो उस वायु के साथ साथ उस कुसुम के जो त्रेणुक आदि है वो भी यहाँ पर, उसके कुछ सूक्ष्म कण जो है वो वायु के साथ साथ इधर भी आए हैं। किसके, कुसुम के। तो एतद देश में भी पृथ्वी, कुसुम का संबंध उस पवन के साथ है ही, और गंध की प्रतीति उसी के कारण हो रही है, ऐसा कोई समाधान देना चाह रहा है।
न च करके देखो क्या कह रहा है। वायवानीत तृणुकादि संबंध अस्त्येवेति। अस्त्येव आया कि नहीं कि वायु के द्वारा आनीत मतलब लाया गया जो क्या त्रणुक आदि, अरे त्रणुक चतुर्णुक, अरे सूक्ष्म कण उसके ले आए। देखो परमाणु द्विअणुक नहीं कह रहे, त्रणुक से पकड़ा, क्योंकि परमाणु द्विअणुक भी आएंगे, वायु के साथ क्यों नहीं आएंगे? अरे कुसुम के परमाणु और द्विअणुक भी तो आएंगे, लेकिन उसको क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि परमाणु और द्विअणुक का तो प्रत्यक्ष नहीं न होता है बाबा, उसमें रहने वाला जो गंध गुण है उसका भी तो प्रत्यक्ष नहीं न होता है, अतीन्द्रिय होता है। आया कि नहीं? इसलिए त्रिअणुक को पकड़ के कह रहे कि वायु के द्वारा आनित जो त्रिअणुक है उस त्रिअणुक का संबंध तो है ही ना बाबा, तो पृथ्वी का संबंध तो हो ही गया, और उसी के कारण गंध की प्रतीति हो रही है। ये समाधान दे देंगे। नच करके देना चाह रहा है, पढ़ो नच के बाद पढ़ो। नच वायवानीत तृणुकादि, वायवानीत से पढ़ो वायवानीत तृणुकादि संबंध अस्त्येव, ये समाधान देना चाहा है ना। तो कहा इति वाच्यम न च वाच्यम, ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्यों? वो त्रिअणुक आता है इस तरह से नहीं कहना चाहिए। क्यों नहीं कहना चाहिए? कस्तूरिया न्यूनता पत्ते है कुसुम, बोलो। कस्तूरिया न्यूनता पत्ते है, कस्तूरिया लिखा है, कस्तूरिया, हाँ बोलो। कस्तूरिया न्यूनता पत्ते है कुसुमस्य च सच्छिद्रत्वा पत्ते है इति चेत। कि भैया यदि आप कहेंगे कि वायु के द्वारा वहां से त्रिअणुक भी आ रहे हैं तो कस्तूरी में न्यूनता पत्ती आएगी, वैसे चला जाएगा, चला कम न हो जाना चाहिए, लेकिन कम होता है क्या? नहीं होता है। लेकिन आप यदि इस तरह से कहेंगे कि उसके त्रिअणुक आदि वायु के साथ आते हैं तो न्यूनता की आपत्ति आएगी। किसके? कस्तूरी के। आया कि नहीं? तो कस्तूरिया न्यूनता पत्ते, एक आपत्ति। दूसरी आपत्ति कुसुम से सच्छिद्रत्वा पत्ते, और कुसुम में सच्छिद्र, उसमें छिद्र न हो जाने चाहिए। जब त्रिअणुक उससे निकल गए, त्रिअणुक उससे निकल रहे हैं कुसुम, तो वो कुसुम जो है वो छिद्र वाला हो जाना चाहिए ना। जैसे कपड़े आदि कुछ आप घिसते हैं तो छिद्र होने लगता है कि नहीं होने लगता है, वैसे यदि उसमें भी वायु के घर्षण के कारण वहां से त्रिअणुक हो, यदि वायु के साथ इधर आ जाता है तो कुसुम में भी तो छेद दिखाई देना चाहिए, सच्छिद्रत्वापत्ति भी हो जाएगी, ये सब आपत्ति होगी। ऐसा होता नहीं ना है, तो इसके कारण आप नहीं कह सकते कि वहां से त्रिअणुक आता है, वायु के द्वारा त्रिअणुक भी आता है इस देश में, ऐसा नहीं कह सकते हैं। ठीक हुआ? तो ये कह रहे इति न च वाच्यम। क्या आगे पढ़ो? इति चेत न, अरे इति न च वाच्यम के बाद पढ़ो कस्तूरिया न्यूनता पत्ते है कुसुम से सच्छिद्रत्वा पत्ते है। बात बैठ गई नहीं बैठ गई? तो अब हमारा वापिस वही प्रश्न आ गया कि नहीं आ गया? क्या प्रश्न? ननु वाले की संख्या वापिस आ गए। क्या? ये जो दूरदेशस्थ कुसुम था, दूर देश में, अन्य देश में जो कुसुम संबंध जो पवन है, वहां तो कुसुम का और पवन का संबंध हो रहा है, लेकिन ये तद देश में जो पवन आ रहा है उस पवन का कुसुम के साथ संबंध है? नहीं है। तो गंध की प्रतीति कैसे हो रही है? कैसे हो रही है? नहीं होनी चाहिए। ये जो आपत्ति दी थी वो वापिस आगे कि नहीं आगे? अब वो त्रिअणुक वाला समाधान न च ने दिया, वो तो खंडित कर दिया है ना। त्रिअणुक भी आता है कुसुम का, यदि ऐसा कहेंगे तो उसका तो खंडन कर दिया कि भाई वो तो कस्तूरी की न्यूनतापत्ति आएगी और कुसुम का सच्छिद्रत्वापत्ति आएगी, इसलिए वो तो आप कह नहीं सकते। तो अब वापिस वही ननु वाले की शंका बैठ गई, तो कह रहे इति चेत न, उसका आप खंडन कर रहे हैं उस शंका का। क्या पढ़ो? भोक्तृ दृष्ट विशेषेण पूर्ववत् त्रिणुकान्तराद्युत्पत्ते, भोक्तृ दृष्ट विशेषेण पूर्ववत् त्रिणुकान्तराद्युत्पत्ते, कि भैया भोक्ता के अदृष्ट विशेष के कारण वो त्रिअणुक आते हैं वायु के साथ। क्या समाधान देने वाला उत्तर सिद्धांति क्या कह रहा है? समाधान ध्यान से समझना। वो कह रहा है कि वहां से त्रिअणुक आता है वायु के द्वारा, कुसुम का जो त्रिअणुक है वो आता है, और एतद देश में भी त्रिअणुक का और वायु का क्या है? संबंध है, इसलिए गंध की प्रतीति होती है। तो अब क्या देगा पूर्व पक्षी आपत्ति? जब त्रिअणुक के आने की बात करेंगे तो क्या कहेगा पूर्व पक्षी?
न्यूनतापत्ति, कस्तूरी की न्यूनतापत्ति होगी, और कुसुम में सच्छिद्र छिद्र होने छिद्रत्वापत्ति होगी, सच्छिद्रत्वापत्ति, ये आपत्ति देगा ना, तो उसको कहेगी वो आपत्ति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि भोक्ता के अदृष्ट के कारण वहां पर पूर्ववत पहले की तरह त्रिणुक उत्पन्न भी हो जाएंगे। वो त्रिणुक तो मान लीजिए यहाँ आ गया, लेकिन वहां दूसरे त्रिणुक की क्या हो जाएगी? उत्पत्ति हो जाती है। समझे? अरे त्रिणुक वायु वहां से लेके आया, ठीक है, तो वहां पर दूसरे जो त्रिणुक है वो उत्पन्न हो जाएंगे, है ना? त्रिणुक उत्पन्न होते रहेंगे। कैसे, क्यों उत्पन्न होते रहेंगे? तो भोक्तृ दृष्ट विशेषण, भोक्ता के अदृष्ट के कारण, है ना? देखो ये भोक्ता के जो अदृष्ट होता है पुण्य पाप, ये सुगंध सुख दुख आदि का ज्ञान हमको कैसे होता है? सुख, कभी सुख की प्रति सुख का ज्ञान होता है, दुख का ज्ञान होता है ना? कभी कभी बहुत सारे उपभोग के साधन मिल जाते हैं, वो कभी कभी कुछ सामग्री नहीं मिलती, खाने तक का समस्या हो जाती है, कोई कोई दिन ऐसी परिस्थिति भी आ जाती है। तो क्यों होता है ये सब? वो पाप और पुण्य अदृष्ट के कारण होता है। किसके कारण होता है? अदृष्ट के कारण, है ना? वो अदृष्ट मतलब पुण्य और पाप, है ना? पुण्य रहेगा तो आपको उन सब उपभोग की जो सामग्री सब उपलब्ध हो जाएगी, और पाप रहेगा तो वो सामग्री नहीं मिलेगी, कष्ट को भोगेंगे आप, ठीक है ना? तो यह भोक्ता का जो अदृष्ट विशेष है उससे क्या होगा? यहाँ पर यहाँ के लिए त्रिणुक उत्पन्न हो जाएंगे। त्रिणुक, वो जो कस्तूरी है उसमें त्रिणुक की, जो त्रिणुक वहां से गए थे तो वापिस दूसरे त्रिणुक की उत्पत्ति हो जाएगी, यही ना कह रहे हैं? तो उससे कोई न्यूनता की आपत्ति, जब उत्पन्न हो गए तो न्यूनता की कोई आपत्ति नहीं है, और छिद्र की जो आपत्ति थी वो भी नहीं होगी, क्योंकि त्रिणुकांतर की उत्पत्ति हो जाएगी अदृष्ट के कारण, भोक्ता के अदृष्ट के कारण। बेटी बात नहीं आया? वही कह पढ़ो। भोक्तृ दृष्ट विशेष पूर्ववत त्रिणुकांतराद्युत्पत्ते, पूर्ववत पहले की तरह दूसरे जो अन्य त्रिणुक है उनकी उत्पत्ति हो जाएगी। तो अब न्यूनतापत्ति और छिद्र की आपत्ति नहीं ना होगी, वही कह रहे हैं। और क्यों उत्पन्न हो जाएंगे? तो भोक्ता के अदृष्ट के कारण आया कि नहीं? अदृष्ट विशेष कह रहे हैं, ध्यान देना, अदृष्ट, क्योंकि वो पुण्य पाप भी विशेष है। कोई पुण्य से कुछ फल मिलेगा, किसी पुण्य से कुछ फल मिलेगा, किसी पाप से सब पुण्य सब फल के प्रति थोड़ी ना वो होगा, है कि नहीं? पुण्य विशेष से फल विशेष मिलेगा, इस पुण्य से ये फल मिलेगा, उस पाप से वो दुख मिलेगा, आया कि नहीं? तो इस तरह पुण्य अदृष्ट विशेषण, है ना? चलो, अरे कार्य मात्र के प्रति अदृष्ट कारण है कि नहीं है? अरे सामान्य कारणों के अंतर्गत परिगणन हुआ है कि नहीं हुआ? क्या है वो श्लोक? दृष्टम अदृष्टम, कार्य मात्र के प्रति अदृष्ट कारण है। जितने भी कार्य, घटपट आदि जितने भी कार्य है उस सब के प्रति अदृष्ट कारण है। जैसे कोई कुमार ने घड़ा बनाया, कुलाल ने घड़ा बनाया, तो घड़े के प्रति भी अदृष्ट कारण है। अरे कोई व्यक्ति ने पुण्य किया है, गर्मी के दिनों में वो ठंडा पानी पिएगा उस घड़े से, ऐसा फल उसका, वो अदृष्ट विशेष के कारण घट बना है ना? तो ये पुण्य पाप भी कार्य मात्र के प्रति कारण होता है। समझे कि नहीं समझे? तो यहाँ पर भी त्रिणुक की उत्पत्ति उस अदृष्ट के कारण हो जाएगी। चलो, भोक्तृ दृष्ट विशेषेण पूर्ववत त्रिणुकांतराद्युत्पत्ते। हाँ, तो अब वो न्यूनतापत्ति छिद्रापत्ति नहीं ना होगी, नहीं होगी। कर्पूर आदौ तू तो क्या निकल गया? फिलहाल तो शंका का समाधान हो गया कि नहीं? अब यहाँ पर वो गंध प्रतीति अनुपत्ति जो ननु वाला दे रहा था वो नहीं ना होगी? क्यों नहीं होगी? यहाँ पर भी ये तो देश में भी गंध है वो उस पृथ्वी के सहयोग से जो कुसुम और कस्तूरी, कुसुम और वायु का संबंध था, तो जो उसके संबंध से, तो वहाँ के संबंध से यहाँ प्रतीति हो रही है। तो क्या फिर तुम समझे? हाँ, तो ये तो देश में भी जो वायु के साथ जो गंध प्रतीति हो रही है, वो वायु के साथ गंध प्रतीति हो रही है, वायु के साथ त्रिणुक आ जाएगा, त्रिणुक आ जाएगा। त्रिणुक का संबंध यहाँ पर है, वायु के साथ त्रिणुक का संबंध है, इसी के कारण वायु में आपको क्या हो रही है? हो जाएगी।
कोई गंध के प्रतीति की जो अनुपत्ति दिए थे वो अनुपत्ति नहीं रहेगी। नहीं होगी, ये कह रहे। बैठी बात कि नहीं बैठी? अरे उसने आपत्ति ननु वाले ने क्या दी थी कि ये देश में तो वायु का और उस कुसुम का संबंध है नहीं, तो उसके बिना ही तो आपने तो कहा कि पृथ्वी का ही गंध है, यहाँ तो पृथ्वी का कोई है ही नहीं, वायु वायु है बस खाली, तो यहाँ पर गंध की प्रतीति नहीं होनी चाहिए। अनुपत्ति दिया था ना, गंध प्रतीति की अनुपत्ति दिया था, तो वारित हो गए कि नहीं हो गए? क्योंकि त्रणुक तो आ ही रहा है ना, तो त्रणुक का संबंध तो एतद देश में भी वायु के साथ है ही, और उसी के कारण गंध की प्रतीति भी हो रही थी। सब व्यवस्था बन जाएगी। चल बैठ गए ना, अब आगे क्या कह रहे, पढ़ो। कर्पूरादौ तु तदभावा न तथात्वमिति। कर्पूरादौ तु तदभावान न तथात्वम। कर्पूर आदि जो होता है, कर्पूर रखते हैं, है ना, तो कर्पूर में क्या होता है, आप यदि खुला छोड़ देंगे ना, हवा चलेगी 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 तो गायब हो जाता है पूरा, कर्पूर कम हो जाता है ना। एक दिन रख के देखिए, दूसरे दिन देखेंगे तो उसका कम हो गया होगा, फिर एक दिन और जाने दीजिए, ऐसे करते 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 खत्म हो जाता है। तो क्यों भैया, यहाँ भी कहो, वहाँ जैसे कहे तो, अरे जैसे वहाँ भी आप कहे ना कि त्रेणुकांतर की क्या हो जाती है, उत्पत्ति हो जाती है, तो यहाँ भी कहो यही बात। यहाँ तो ऐसा नहीं देखने में आता है, तो कहा कि यहाँ भोक्ता का अदृष्ट न होने के कारण, अभावात लिखा, क्या लिखा है? तदभावात्। तदभावात। तदभावात मतलब दृष्टाभावात्। अदृष्टा, भोक्तृ दृष्टा भावात, भोक्ता का अदृष्ट विशेष न होने के कारण न तथात्वम, मतलब यहाँ पर त्रेणुकांतर की उत्पत्ति नहीं होती है, इसलिए उसमें न्यूनता मालूम पड़ती है। आया कि नहीं आया? अरे ये कैसे हम निर्णय कर रहे हैं कि कहाँ अदृष्ट है? अदृष्ट तो कोई दिखाई नहीं देता है। अरे अदृष्ट तो कोई आंख से दिखाई नहीं देता है, किसी इंद्रिय से ज्ञान नहीं होता कि अदृष्ट यहाँ है यहाँ नहीं है, कैसे कह रहे? तो ये सब फल बल से देखना पड़ता है। कैसे देखना होता है? फल से, फल को देख करके कारण का अनुमान कि ऐसा फल है तो ऐसा कुछ कारण होगा। फल से कारण की, कार्य से कारण की कल्पना करनी होती है ना, तो फल बल से अदृष्ट का कल्पना करनी पड़ती है। तो वहां पर ऐसा कस्तूरी में ऐसा देखा गया कि वहां न्यूनता नहीं होती है ना, वहां कमी नहीं देखने में आती है। तो इससे हमने क्या, वहां पर भोक्ता के अदृष्ट विशेष की कल्पना की कि भोक्ता के अदृष्ट विशेष होने के कारण वहां पर त्रेणुक उत्पन्न हो जाता है, इसलिए न्यूनता नहीं होती है। कर्पूर में तो क्या हो जाता है, न्यूनता आ जाती है, कमी आ जाती है कि नहीं है? अरे खत्म हो जाएगा पूरा, थोड़े दिन ऐसे ही पड़ा रहेगा तो गायब हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा, है ना। तो यहाँ तो न्यूनता हो जाती है, तो इससे हमने क्या निकाला, यहाँ पर भोक्ता का अदृष्ट विशेष नहीं है कि जिससे ये कर्पूर वैसे का वैसा बना रहे, चाहे त्रेणुकांतर की उसमें भी उत्पत्ति हो, ऐसा कोई अदृष्ट विशेष नहीं है। उतना अदृष्ट था, उतने से जितना सुगंध लेनी थी उतनी ली। आया कि नहीं? कोई अदृष्ट विशेष ऐसा कुछ नहीं है कि जिससे फिर वहाँ त्रेणुक उत्पन्न होता रहे, त्रेणु के कण उत्पन्न होता रहे, ऐसा कोई अदृष्ट विशेषण नहीं है। आया कि नहीं? वही कह रहे, पढ़ो। कर्पूरादौ तु तदभावात यानी भोक्तृ दृष्टा भावात न तथात्वम। न तथात्वम मतलब न त्रेणुकादि उत्पत्ति ही, त्रेणुकादि की उत्पत्ति उसमें नहीं होती है, ठीक है ना। इसलिए वहाँ तो कमी हो जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगी ना सब व्यवस्था। चलो। कर्पूरादौ तु तदभावात् न तथात्वमिति। हो गया, बात बैठी ना। तो क्या निकल गया कुल मिला करके कि वायु में चाहे जल में जो गंध की प्रतीति हो रही है वो किसकी गंध है? वो पृथ्वी की गंध है, उसी की इसमें प्रतीति हो रही है ना। वायु में चाहे जल में कोई गंध नहीं होता है, तो क्या सिद्ध हो गया कि पृथ्वी मात्र वृत्ति गंध। बैठ गई बात। चलो आगे चलो। रोके पाठ, रोके चलाए, रोके। अरे करो भाई, क्या चला? अभी तो कुछ नहीं चला है।
त्वगिंद्रिय मात्र ग्राह्यो गुण स्पर्श। हाँ, स्पर्श आ गया। कितने गुण देख लिए? 3 गुण देख लिए। चलो कौन कौन? रूप रस गंध। गंध। अब चौथा आया, क्या आया? स्पर्श। स्पर्श। स्पर्श किसको कहते हैं भैया? तो उसका लक्षण करने जा रहे हैं, ध्यान से। सरल है, कुछ नहीं। स्पर्श होता है ना, ठंडा गरम, न ठंडा न गरम, अभी बताएंगे कितने प्रकार का है, सब बताएंगे। लेकिन वो जो ठंडा गरम जो स्पर्श जो है उसका स्वरूप बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? त्वगिंद्रिय मात्र ग्राह्यो गुणो स्पर्श। हाँ, त्वगिंद्रिय मात्र से जो ग्राह्य हो और गुण हो वो स्पर्श है। बैठ गए बात? त्वगिंद्रिय मात्र से, यहाँ मात्र पद है, ध्यान से। त्वगिंद्रिय मात्र से जो ग्राह्य हो, तो देख लो अभी ठंडा गरम ये जो स्पर्श है उसका किस इंद्रिय से ज्ञान होता है? बताएगा नमन। त्वगिंद्रिय से होता है। त्वगिंद्रिय से पता चलता है ठंडा है कि गरम है। और किसी इंद्रिय से? चक्षुरिंद्रिय से। चक्षुरिंद्रिय से भी हो जाता है। कैसे हो जाता है ठंडा गरम? मालूम? पानी खोल रहा हो तो देख के पता चल जाता है। तो पानी का ना ज्ञान हो रहा है बाबा। ठंडा है गरम है वो तो स्पर्श करोगे जल का तब ना पता चलेगा। बड़े विचित्र आदमी है। देख के भी नहीं होता है। अरे जैसे ऐसे होता है ना, ठंडा गरम आग से बड़ा, मतलब कहाँ से अरे कोई यदि कभी कभी क्या होता है, जैसे गैस के ऊपर से कोई बना है कुछ, वो बर्तन उतार के रखा है, आपको नहीं पता है कि अभी उतार, आप जाके छू लेते हैं। होता है ऐसा, हाथ जल जाता है, आप गुस्सा हो जाएंगे, उसको डांटेंगे पीटेंगे, कुछ करेंगे। करते कि नहीं करते? अरे बताना चाहिए हमको कि गर्म है। अब तुम आग से देख लेते तो देख लो ना भाई कि गर्म है कि ठंडा है। बड़ा बड़ी विचित्र बातें करते हैं। तब फिर अरे उसको तो छुओगे तब ना पता चलेगा कि गर्म है कि ठंडा है। नहीं समझे? चलो तो ध्यान रखो। तो क्या हो गया? तो किस इंद्रिय से ग्राह्य है स्पर्श? और किस इंद्रिय से? तो त्वगिंद्रिय मात्र ग्राह्य है कि नहीं है? और गुण भी है कि नहीं है? तो त्वगिंद्रिय मात्र ग्राह्य तो भी गया, गुण भी गया, तो लक्षण समन्वय हो गया। किसमें? स्पर्श में। तो लक्षण क्या बन जाएगा? बोलो जरा। त्वगिंद्रिय मात्र ग्राह्यत्व विशिष्ट गुणत्वम स्पर्शस्य। तो लक्षण बहुत सुंदर, सती जोड़ के तुम बोल दो। त्वगिंद्रिय मात्र ग्राह्यत्व सति गुणत्वम स्पर्शस्य लक्षणम। क्या विशेषण दल है, क्या विशेष्य दल है? त्वगिंद्रिय मात्र ग्राह्यत्व ये विशेषण दल है और गुणत्व ये विशेष दल है। विशेषण दल न दे तो बताओ जरा लक्षण क्या बनेगा और कहाँ अतिव्याप्ति? विशेषण दल जब हटा देंगे तो लक्षण बनेगा गुणत्वम स्पर्शस्य लक्षणम। तो ये लक्षण रखने पर स्पर्श को छोड़ के जो 23 गुण है वहाँ पर अतिव्याप्ति हो जाएगी। सब क्या गुण है? रूप आदि में अतिव्याप्ति हो जाएगी, क्योंकि उसमें भी गुणत्व रहेगा तो अतिव्याप्ति। तो उसका वारण कैसे करोगे? त्वगिंद्रिय मात्र ग्राह्यत्व ये विशेषण दल दे देंगे, क्योंकि जो रूप आदि गुण है उनका दे देंगे तो लक्षण बनेगा कुछ रूपो कि तो त्वगिंद्रिय मात्र ग्राह्यत्व ये विशेषण दल दे देंगे तो हमारा लक्षण हो जाएगा त्वगिंद्रिय मात्र ग्राह्यत्व सति गुणत्वम स्पर्शस्य लक्षणम। अब अतिव्याप्ति का वारण कैसे होगा आप बताओ। जो रूप आदि जो गुण है उनका ग्रहण जो है त्वगिंद्रिय से नहीं होता है, तो ये दल जो है उनमें नहीं जाएगा। तो कौन सा? त्वगिंद्रिय मात्र ग्राह्यत्व तो में नहीं जाएगा, क्योंकि त्वगिंद्रिय से रूप का ग्रहण नहीं ना होता है। त्वगिंद्रिय से लाल पीला ज्ञान हो जाता है, खट्टा मीठा रस का ज्ञान, चाहे सुगंध दुर्गंध का ज्ञान त्वगिंद्रिय से ये कर लेगा। देखो बताएगा अभी त्वगिंद्रिय से। अरे सुगंध है कि दुर्गंध है जान ही लेते होगे, तुम नहीं जान लेते हो? नहीं ना होता है। तो त्वगिंद्रिय मात्र ग्राह्यत्वम रूप आदि में नहीं जाएगा। आया कि नहीं? अच्छा कोई प्रश्न करेगा कि भैया इसका वारण तो रूप आदि में अतिव्याप्ति का वारण तो त्वगिंद्रिय ग्राह्यत्वम इतना कह देने से ही हो जाता है, मात्र पद देने की क्या जरूरत है? नहीं हो जाएगा, क्योंकि त्वगिंद्रिय ग्राह्यत्व तो रूप आदि में नहीं ना जाएगा, उसी से वारण हो गए। मात्र क्या लगा के रखे हो? तो मात्र पद का पद कृत्य क्या करेंगे? चलो मात्र पद हटा दो, क्या लक्षण बनेगा? तो इंद्रिय ग्राह्यत्व सति गुणत्वम स्पर्शस्य लक्षणम। अब क्या दिक्कत है? संख्यादि में अतिव्याप्ति हो जाएगी, क्योंकि संख्यादि जो गुण है वो भी त्वगिंद्रिय के ग्राह्य है कि नहीं है ना? कौन गुण? संख्या विसयोग विभाग। अरे त्वगिंद्रिय से संयोग का विभाग का ज्ञान हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो इसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी। तद्वारणाय मात्र पद, मात्र पद देंगे तो क्या लक्षण बना? त्वगिंद्रिय मात्र ग्राह्यत्व सति गुणत्वम स्पर्शस्य लक्षणम। त्वगिंद्रिय मात्र ग्राह्यत्व का क्या मतलब है? सिर्फ
त्वक इंद्रिय से ही ग्राह्य हो, अन्य चक्षुर आदि इंद्रिय से ग्राह्य न हो। तो अब अतिव्याप्ति का वारण हो जाएगा। हो जाएगा। संख्यादि में क्यों? क्योंकि जो संख्यादि है वो तो इंद्रिय से तो ग्राह्य है। तो इंद्रिय से भिन्न जो चक्षुर इंद्रिय है उससे भी ग्राह्य है, अग्राह्य नहीं ना हुई, इसलिए वारण हो जाएगा, है ना। तो चलो इसका लक्षण जरा मात्र का वो अर्थ निकाल करके लक्षण बोल दो, क्या बोलोगे? त्वगिंद्रिय भिन्नेन्द्रिया ग्राह्य। अभी इतना त्वक इंद्रिय भिन्न इंद्रिय, अरे त्वक भिन्न सीधा बोल दो ना, इतना इंद्रिय इंद्रिय बोलोगे तो जान निकल जाएगी। त्वग भिन्नेन्द्रिया ग्राह्यत्वे सति त्वग ग्राह्यत्वे सति गुणत्वम स्पर्शस्य लक्षणम। हाँ, क्या बोलोगे? त्वग भिन्नेन्द्रिय ग्राह्यत्वे सति, त्वक भिन्न इंद्रिय से ग्राह्य हो तब तो असंभव हो जाएगा। अरे स्पर्श त्वक से भिन्न किस इंद्रिय से ग्राह्य है? तो त्वक भिन्न इंद्रिय ग्राह्यत्व जाएगा स्पर्श में, असंभव लग जाएगा। त्वग भिन्नेन्द्रिया ग्राह्यत्वे सति त्वक इंद्रिय बोल दो। इंद्रिय ग्राह्यत्वे सति गुणत्वम स्पर्शस्य लक्षणम। क्या बना? त्वग भिन्नेन्द्रिया ग्राह्यत्वे सति त्वगिंद्रिय ग्राह्यत्वे सति गुणत्वम स्पर्शस्य लक्षणम। बन गया। अब नहीं ना कोई दिक्कत है, चलो चलो वही कह रहे, पढ़ो। त्वगिंद्रिय मात्र ग्राह्यो गुणः स्पर्शः ठीक। स च त्रिविधा। हाँ, वो स्पर्श कितने प्रकार का है भैया? तो कहा सच त्रिविधा, सह यानी स्पर्श, स्पर्श त्रिविधा। क्या है भैया तीन स्पर्श? शीतोष्णा उष्णा शीत भेदा। शीत उष्ण अनुष्णा शीत, क्या क्या तीन? शीत स्पर्श, उष्ण स्पर्श और उष्ण शीत स्पर्श। ध्यान से, शीत स्पर्श ठंडा है ना, उष्ण स्पर्श गरम स्पर्श, और अनुष्णा शीत, ध्यान रखना, न उष्ण न गरम, न गरम, अरे न उष्ण न शीत। ध्यान से, दोनों एक ही चीज बोल दी। अनुष्णा शीत कहा ना, अनुष्ण मतलब न गरम, अशीत कहा मतलब न ठंडा, है कि नहीं? न गर्म है न ठंडा है, ऐसा अनुष्णा शीत उसको कहेंगे। तो तीन प्रकार के स्पर्श हो गए। तो स्पर्श त्रिविध। अब कौन सा स्पर्श कहाँ रहता है? शीत स्पर्श कहाँ रहता है, जरा बता दो अपने से। शीत स्पर्श जल में रहता है, और पृथ्वी जल में रहता है, जल में ही न रहता है, तो शीत स्पर्श जल में रहता है। उष्ण स्पर्श कहाँ रहता है? तेज में, तेज में रहता है। और अनुष्णा शीत स्पर्श कहाँ कहाँ रहता है? पृथ्वी में। और कहीं नहीं, बस खाली पृथ्वी में। क्यों? वायु का स्पर्श नहीं होता है? पृथ्वी और वायु। तब फिर अनुष्णा शीत कहाँ कहाँ रहता है? पृथ्वी और वायु में रहता है। बैठ गए? बोल दो जरा, तीन प्रकार के कौन कहाँ रहा? शीत स्पर्श जल में रहता है, उष्ण स्पर्श तेज में रहता है, और अनुष्ण शीत स्पर्श पृथ्वी और वायु में रहता है। चलो, तो कोई पूछे स्पर्श कहाँ कहाँ रहता है तो क्या बताओगे? पृथ्वी जल तेज और वायु में, चारों में रहता है। अरे सामान्य रूप से स्पर्श पूछे कौन कौन द्रव्य में रहता है तो चारों में रहता है। किस संबंध से? चलो चलो वही लिख रहे, पढ़ो। स च त्रिविधा शीतोष्णा उष्णा शीत भेदा। हो गया ना? पृथ्वी जल तेजो वायु वृत्ति। देखो लिख भी दिए, पृथ्वी जल तेजो वायु वृत्ति, है ना। कहोगे ना, पृथ्वी च जलम च तेजश्च वायुश्च इति पृथ्वी जल तेजो वायवः तेषु, मतलब पृथ्वी जल तेजो वायुषु वृत्तिर्यस्य सह पृथ्वी जल तेजो वायु वृत्ति। कि पृथ्वी जल तेज और वायु में वृत्ति यानी कि स्थिति है, जिसकी किसकी? स्पर्श की। उसको कहेंगे पृथ्वी जल तेजो वायु वृत्ति। स्पर्श नहीं आया, चारों में न रहता बाबा। और आगे आकाश आदि में नहीं रहता, नहीं न रहता है। अब कहाँ पर कौन सा रहता है भाई? चारों में स्पर्श रहता है तो बता दिए। कौन से द्रव्य चारों में से किस में कौन सा स्पर्श रहता है तो वो क्रम से बता रहे, पढ़ो। तत्र शीतो जले, तत्र, तत्र यानी जल तेज वायु वायुषु मध्य, जो जल है उसमें कौन सा रहता है? शीतो जले, शीत स्पर्श जल में रहता है। जल में शीत स्पर्श रहता है। जले शीत स्पर्श हो गया। चलो, और उष्णस तेजसी, तेजसी
उष्ण स्पर्श आया कि नहीं, तेज में उष्ण स्पर्श रहता है। चलो अनुष्णा शीतः पृथ्वी वायु। अनुष्णा शीत स्पर्श जो है वो पृथ्वी और वायु में, पृथ्वी वायु वो कहाँ का रूप है, कौन विभक्ति का, ये षष्ठी का, षष्ठी का, सप्तमी का मतलब सप्तमी द्विवचन है ना। अरे पृथ्वी में और वायु में रहता है, पृथ्वी वायु हो अनुष्णा शीत स्पर्श अस्ति। नहीं आया, चलो चलो। अनुष्णा शीता पृथ्वी वायु हो। नहीं ना, अरे भाई पृथ्वी और वायु में ठंडा गर्म नहीं ना रहता है। वो जो पृथ्वी और वायु में कभी गर्मी के दिनों में गर्म और सर्दी के दिनों में ठंडा स्पर्श जो मालूम पड़ता है वो तेज के और जल के संबंध के कारण, जैसे अभी इसको छुओगे तो ठंडा नहीं लग रही है, ये पत्थर जो पृथ्वी है तो ठंडा स्पर्श नहीं, तो शीत स्पर्श का प्रतीति हो रही है ना, तो वो जल के कारण आया कि नहीं आया। गर्मी के दिनों में यही गर्म भी लगेगा, तो उसमें उष्ण स्पर्श थोड़ी ना है, उसमें वो तेज के संबंध के कारण। तो वो जो शीत स्पर्श उष्ण स्पर्श है वो जल का और तेज का ही है, जो इसमें प्रतीति होती है वो उसके संबंध के कारण होती है। नहीं आया, वस्तुतः तो इसमें न शीत स्पर्श है न उष्ण स्पर्श है। वायु में भी ऐसा है ना, वायु में भी आप अभी चलेंगे तो सुबह सुबह 5 बजे ठंड के दिन चल रहे हैं तो बिना का वो कोट पहने जाएंगे तो कब कभी छूट जाएगी, नहीं छूट जाएगी। अरे कितनी ठंडी हवा लगती है, उसमें भी बाइक से जाते हैं तो सर्दी जुकाम हो जाएगा। तो ठंडा शीत स्पर्श नहीं वायु में प्रतीत होता है, तो किसके कारण, जल के संयोग के कारण, जल संबंध के कारण आया कि नहीं। यही यदि उसका शीत स्पर्श होता है तो ठंडी के दिनों में भी तो वही वायु है, तो वहाँ तब तो नहीं मालूम पड़ता है, तब कैसा लगता है, अरे लू कहते हैं, अरे लू फेंक रहा है ना, गर्म लगती है हवा, तो वो उष्ण स्पर्श मालूम पड़ रहा है, वो तेज के संबंध के कारण, सूर्य का जो प्रकाश आ रहा है उस तेज संबंध के कारण उस समय उष्ण स्पर्श की प्रतीति होती है। वायु में न शीत स्पर्श है न उष्ण स्पर्श है, अभी तो कौन सा स्पर्श है, अनुष्णा शीत स्पर्श है। ऐसे ही पृथ्वी में भी लग गया कि नहीं लग गया। चलिए चलिए, हो गया, मूल हो गया। चलो चलो, स्पर्शत्वादौ क्या कौन टीका, हाँ चलो चलो। अच्छा, इन सब में न्याय बोधिनी नहीं थी पीछे में, चलो कोई बात नहीं, करो करो करो। स्पर्शत्वादौ अतिव्याप्ति वारणाय गुणैति। आ रहा है ना, स्पर्शत्व आदि से स्पर्शा भाव, इसमें अतिव्याप्ति वारण करने के लिए गुणत्व ही देना पड़ेगा। नहीं देंगे तो उसमें अतिव्याप्ति का वारण हो जाएगा, नहीं देंगे तो अतिव्याप्ति का वारण हो जाएगा। देंगे तब हो जाएगा। हम तो नहीं देंगे तब का पूछ रहे हैं ना। अच्छा, तो अतिव्याप्ति हो जाएगी, अतिव्याप्ति हो जाएगी, क्यों, क्योंकि जो अब हमारा लक्ष्य बनेगा क्या, तो इंद्रिय मात्र ग्राह्यत्वम। बोलो इन सब चीजों को, आलस्य नहीं करना है, विस्तार से और विधि पूर्वक बोलना है। ये सब सोच के नहीं चलना है कि सब विद्वान लोग हैं तो हम कम कम बोल के चलाएंगे, विस्तार से बोलो। ये पंक्ति को लगाना है, आप ये समझिए कि सामने आपका पहली बार पढ़ने वाला कोई लड़का बैठा है, उसको समझाना है, उसी प्रकार से बोलो। लक्षण बना तो इंद्रिय मात्र ग्राह्यत्वम स्पर्श से लक्षण, तो ये स्पर्श का लक्षण जो है ये स्पर्शत्व में और स्पर्शाभाव में भी जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से त्वगिंद्रिय से स्पर्श का ग्रहण होता है उसी प्रकार त्वगिंद्रिय मात्र से, मात्र पद है, रख के बोल रहे हो ना, तो ध्यान से उसको फिर कटाते समय क्यों छोड़ दे रहे हो। जी, जिस प्रकार से त्वगिंद्रिय मात्र से स्पर्श का ग्रहण होता है उस स्पर्श में रहने वाली जो स्पर्शत्व जाती है और उस स्पर्श का जो अभाव है उसका भी त्वगिंद्रिय मात्र से ही ग्रहण होता है, जी, उसी से न होता है और किसी इंद्रिय से नहीं ना होता। तो त्वगिंद्रिय मात्र ग्राह्यत्व उसमें चला गया, तो अतिव्याप्ति कहाँ, स्पर्शत्व और स्पर्शाभाव। तद्वारणाय गुणत्व, जब ये दे देंगे तो वारण हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वो गुण नहीं है, गुण नहीं है तो उसमें गुणत्व नहीं रहेगा। आया, चलो यही बात है, पढ़ो। स्पर्शत्वादौ अतिव्याप्ति वारणाय गुणैति। चलो चलो, रूपादौ अतिव्याप्ति वारणाय त्वगिंद्रियेति। तुम बोलो इसका क्या है। अगर खाली इतना ही लक्षण देते गुणत्व, तो गुणत्वम स्पर्श से लक्षण, तो ये लक्षण बनता और रूप आदि में अतिव्याप्ति होने लगती, क्योंकि वो भी गुण है और ये गुणत्व दल जो है ये रूप रस गंध संख्या आदि में चला जाता। हाँ, बहुत सुंदर, तो उसमें अतिव्याप्ति। तद्वारणाय त्वगिंद्रिय
त्वगिंद्रिय मात्र ग्राह्य, तो ये दल भी दे देंगे जिससे उसका अतिव्याप्ति का वारण हो जाए, क्योंकि वो त्वगिंद्रिय मात्र से ग्राह्य नहीं होते हैं। नहीं है, त्वगिंद्रिय मात्र ग्राह्य, त्वगिंद्रिय से ग्राह्य नहीं होते, तो त्वगिंद्रिय मात्र ग्राह्य तो नहीं मिल जाएगा, वारण हो जाएगा। भाई कह रहे पढ़ो। रूपादौ अतिव्याप्ति वारणाय त्वगिंद्रियेति संख्यादि वारणाय मात्र पदम। मात्र पद का भी कर दिए, क्योंकि यहाँ दिए थे ना, तो संख्या आदि में, संख्या संयोग आदि में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए मात्र पद नहीं आ रहा है। मात्र पद नहीं देंगे तो अतिव्याप्ति होगी ना, कैसे होगी बताओ? लक्षण बनेगा त्वगिंद्रिय ग्राह्यत्व स्थिति गुणत्व स्पर्श से लक्षण। तो जो संख्या आदि है उनका भी त्वगिंद्रिय से ज्ञान होता है, गुण भी है, तो त्वगिंद्रिय मात्र ग्राह्यत्व भी गया, गुणत्व भी गया, तो अतिव्याप्ति भी गया। इसका वारण करने के लिए मात्र पद दे देना पड़ेगा। ये देंगे तो वारण कैसे होगा, ये तुम बताओ। क्योंकि जो स्पर्श गुण है वो मात्र त्वगिंद्रिय से ही ग्राह्य होता है, और जो संख्या आदि है वो चक्षुर इंद्रिय से भी ग्राह्य हो जाते हैं, तो ये मात्र दल जो है ये उसमें नहीं जाएगा। मात्र दल नहीं जाएगा, मतलब त्वगिंद्रिय मात्र ग्राह्य, तो ये दल उसमें नहीं जाएगा। क्यों? संख्या आदि में, क्योंकि वो अन्य इंद्रिय से भी ग्राह्य होते हैं। कौन? संख्या संयोग आदि जो है वो त्वक से भिन्न जो इंद्रिय है, चक्षुर इंद्रिय, उससे भी ग्राह्य है, तो त्वक इंद्रिय मात्र ग्राह्य तो हम नहीं गया, वारण हो जाएगा। चलो, तत्रेति तत्र क्या आया? तत्र शीतो जले। जी हाँ, तो तत्र यानी पृथ्वी जल तेजो वायुषु मध्ये, पृथ्वी आदि चतुष्टय मध्ये। पढ़ो। तत्रेति पृथिव्यादि चतुष्टये पृथ्वी आदि चतुष्टय मध्ये। चलो चलो। शीत इति शीतस्पर्शः। शीत कहाँ आया? शीतो कहाँ जले। हल्ला हो रहा है? शीतो जले। इसको बंद कर दो तो गेट को जा दो। क्या कहे? शीत इति तत्र शीतो जले। चलो चलो, इसको जब तक वो अपने वास्तविक स्वरूप में है उसके पहले हम लोग खत्म कर लें। तत्र शीतो जले। हाँ, तो वहाँ क्या कह रहे हैं? शीत इति शीतस्पर्शः। हाँ, तो शीत बाबा, शीत स्पर्श समझना। शीत तुम आई नमन जैसे पगले लोग होंगे, वो कहेंगे गुरुजी शीत तो शब्द भी होता है, शीत शब्द तो आकाश में भी रहता है, कैसे कह रहे शीतो जले? तो शीत करके शीत शब्द नहीं बकलोल, किसको लेना है? ये तुम्हारे लिए लिख रही है चीजें, बुद्धिमान व्यक्ति को जरूरत नहीं है। शीत मतलब शीत स्पर्श, उष्ण मतलब उष्ण स्पर्श, अनुष्णा शीत मतलब अनुष्णा शीत स्पर्श। चलो भाई। शीत इति शीतस्पर्शः, उष्ण इति उष्णस्पर्शः। हो गया। और न्यायबोधिनी। न्यायबोधिनी करो, फटाक से खत्म करो। स्पर्शं लक्षयति। जोर से बोलो थोड़ा, वो म्यूजिक स्पर्शं लक्षयति त्वगिंद्रिय मात्र ग्राह्यति। नहीं आया। चलो, लक्षण कर रहे भाई स्पर्श का। अत्रापि मात्र पदम संख्यादि सामान्य गुणादौ अतिव्याप्ति वारणाय। आया कि नहीं? संख्यादि जो गुण है उसमें अतिव्याप्ति वारण करने के लिए मात्र पद। अत्रापि हाँ। क्या कहा? अत्रापि मतलब यहाँ लक्षण में भी। अब इसे क्या कहना चाह रहे हैं? जो दो चक्षुर मतलब जो भाग रूप में था, जो रूप में मात्र रूप लक्षण में भी मात्र पद देना पड़ा था संख्यादि में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए, वैसे ही यहाँ पर भी मात्र पद संख्यादि सामान्य गुणों में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए है। वैसे ही करना है पद कृत्य, बिल्कुल जैसे वो रूप के लक्षण का किया था ना। अब अपने से करिएगा विस्तार से, जैसे उस क्रम से किए थे उसी क्रम से यहाँ भी विचार करिएगा, ठीक है ना? नहीं करेंगे? चलो चलो। अत्रापि मात्र पदम संख्यादि सामान्य गुणादौ अतिव्याप्ति वारणाय। चलो चलो। अन्य विशेषण कृत्यम पूर्ववत बोध्यम। अन्य विशेषणों के जो कृत्य है मतलब प्रयोजन है वो सब पूर्ववत, जैसे रूप लक्षण में विचार किए थे वैसे ही विचार करना कि ये पद किस लिए, वो पद किस लिए। हाँ चलो चलो। ग्राह्यत्व पदार्थोपि पूर्वपदेव प्रत्यक्ष विषयत्व रूपएव। हाँ, जैसे वहाँ ग्राह्यत्वम प्रत्यक्ष विषयत्वम अग्राह्यत्वम विषयत्वम जैसे लिए थे वैसे यहाँ भी समझ लेना। चलो। ग्राह्यत्व पदार्थोपि पूर्वपदेव प्रत्यक्ष विषयत्व रूपएव बोध्या। हाँ चलो। और हो गया स्पर्श का। तो कितने गुण देख लिए? रूप रस गंध स्पर्श। स्पर्श देख लिए है ना? 4 हो गए ना। अब आगे क्या आ रहा है? ये आ रहा है
रूपादि चतुष्टयम। हाँ, अच्छा, इन चारों के अभी आगे रूप रस गंध स्पर्श संख्या में न जाके उसमें बीच में कुछ बात बताना चाह रहे हैं। रूपादि चतुष्टय, जो रूपादि 4 गुण है ना, कौन कौन? रूप रस गंध स्पर्श, इनकी कुछ विशेष बात यहाँ बताने जा रहे हैं। वो बताने के बाद तब फिर अगला गुण जो संख्या आ रहा है उसका निरूपण करेंगे। क्या बता रहे हैं यहाँ पर, पढ़ो। रूपादि चतुष्टय संबंधित है ना, जी। तो कर लो इसको। रूपादि चतुष्टयम पृथिव्याम पाकजम अनित्यम च। चलो अब इसको समझते हैं। उसके पहले थोड़ा बुद्ध करो। कितने गुण देख लिए? कौन कौन गुण? 4। कौन कौन? रूप रस गंध स्पर्श। इसमें जरा बताओ तो कौन सा गुण है जो 4 द्रव्यों में रहता है? 4 द्रव्यों में। इन 4 में से कोई एक कौन कौन गुण है जो 4 द्रव्यों में रहता है? स्पर्श। स्पर्श है ना। कौन 4 द्रव्यों में रहता है? पृथ्वी जल तेज वायु में। वायु में, चारों में रहता है ना। कोई एक गुण ऐसा है जो 3 द्रव्यों में रहता है? रूप। फटाक से बोलो। वो बोल दिया, तुम सोच रहे हो अभी तक। कौन कौन द्रव्यों में? पृथ्वी जल और तेज। तेज में रहता है। कोई एक है जो 2 द्रव्यों में रहता है? रस। कौन कौन में? पृथ्वी और जल। जल में रहता है। कोई एक गुण है जो एक ही में रहता है? गंध जैसे पृथ्वी पृथ्वी में ही रहता है। आया कि नहीं? अच्छा, पृथ्वी में इन चारों में से कौन कौन गुण रहते हैं? उधर से पूछ लिया जाए। चारों रहते हैं पृथ्वी में। कौन चारों? रूप रस। ये चारों में ही देख रहे हैं अभी। आगे को गुणों को तो अब पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ रहते वो देखेंगे तब ना पता चलेगा। इन चारों को लेके ही सामान्य रूप से विचार कर रहे हैं। तो पृथ्वी में इन चारों में से कौन कौन गुण रहते हैं? कौन कौन 4? सब न रहते हैं। और जल में कौन कौन रहते हैं? जल में कितने रहते हैं? कौन कौन? कौन सा नहीं रहता है? गंध नहीं रहता है ना। फिर कौन आया? तेज। तेज में कितने रहते हैं? 3 रहते हैं। 2। हाँ, 2 रहते हैं। नहीं, 3 कौन कौन, जरा बताओ। रस नहीं रहता उसमें। रस कहाँ रहता है बाबा? कौन कौन रहते हैं? रूप और स्पर्श। स्पर्श 2 ही रहते हैं। और वायु में? वायु में सिर्फ एक रहता है। एक। हाँ। कौन? स्पर्श। न उसमें रूप है, न रस है, न गंध है। बात बैठ गए। अरे चाहे इधर से पूछे चाहे उधर से पूछे, अब जब पढ़ लिए समझ लिए तो चाहे किसी तरह से प्रश्न पूछो, उत्तर नहीं आ जाएगा। बात बैठ गए कि नहीं बैठ गए? तो चलो अभी यहाँ क्या कह रहे हैं, क्या पढ़ो आगे। रूपादि चतुष्टयम पृथिव्याम पाकजम अनित्यम च। कि रूपादि चतुष्टय। रूपादि चतुष्टय कौन कौन? रूप रस गंध स्पर्श, ये चारों पृथ्वी में रहते कि नहीं रहते हैं? तो वो जो पृथ्वी में रूपादि चारों रहते हैं वो कैसे है? तो उसको बता रहे कि पाकजम, पाकज है। कैसे है? पाकज है। पृथ्वी में जो ये चारों रहते हैं, कौन चारों? रूप रस गंध स्पर्श। ये चारों पाकज है। पृथ्वी में रहने वाले ये चारों गुण जो रूपादि 4 है वो पाकज है। पाकज यानी पाक से उत्पन्न होते हैं। पाका जायते है ना, पाक से होने वाले हैं। ठीक है ना। पाक मतलब क्या समझते हैं? पकना, अग्नि। अरे विलक्षण तेजस संयोग। पाक माने क्या? अरे गैस पे चढ़ा देंगे, अग्नि मतलब है सभी जगह। अरे विलक्षण तेज संयोग, विलक्षण तेज के साथ जो संयोग होता है तब उसमें ये रूपादि चतुष्टय होते हैं। आए कि नहीं? जैसे एक दृष्टांत के रूप में ले लो, जैसे आम का फल है। आम का फल है, ठीक है ना। तो पहले शुरुआत में उसका कैसा रूप रहता है? कैसा दिखता है? कैसा रहता है? हरा रहता है, हरा होता है ना। लेकिन जब वो विलक्षण तेज का संयोग, सूर्य का प्रकाश, चाहे जो भी तेज है उसका संयोग होगा। तेज मतलब ये मत समझ लेना बाबू कि आग पे चढ़ाएंगे तभी होगा, उसको गैस पे रख देंगे तो पक जाएगा। ध्यान से समझना है ना। विलक्ष इसलिए ध्यान से, पाक का मतलब आपको क्या बताए? तेजस संयोग। अग्नि वग्नि मत कर देना, पाक मतलब अग्नि है ना। ये सब वही है, सब चूल्हे पे चढ़ा देंगे सबको। अरे विलक्षण तेजस संयोग को ही पाक कहते हैं। तो जब वो विलक्षण तेज का वो विलक्षण तेज क्या है? तो जैसा भी हो, सूर्य का प्रकाश हो सकता है। वो आम को आप गेहूं आदि में डाल देंगे, कपड़े से ढक देंगे, ऐसे भी तो पाक होता है। तो वो जो वहाँ पर तेज का संयोग होता है
है ना। वो तेज कैसा है, विलक्षण तेज है। तो विलक्षण तेज संयोग वही पाक है, और उस पाक के कारण उसमें ये सब रूप आदि उत्पन्न होते हैं, है कि नहीं। तो देखो शुरुआत में तो वो कैसा होता है, हरा होता है, लेकिन जब पाक हो जाए उसमें तो कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है, हो जाता है। तो ये जो पीला उसमें रूप आया किसमें, आम में, तो वो कैसा है, वो पाकज है, पाक से आया कि नहीं। ऐसे ही वो शुरुआत में वो जो आम का फल है वो खाते हैं तो कैसा स्वाद आता है, कैसा खट्टा लगता है, अम्ल रस का प्रतीति होती है। लेकिन वो पाक जब हो जाता है तो वो जब पक जाता है तो कैसा रूप मालूम, वो रस मालूम पड़ता है, मधुर मीठा मालूम पड़ता है। तो मधुर रस कैसे आया उसमें, पाक से आया, तो वो पाकज है, रस भी पाकज है, समझे कि नहीं समझे। फिर उसके बाद कौन सा क्या है, रूप रस गंध। गंध भी देखो बाबू पहले अलग होती है, फिर जब पक जाता है तो बढ़िया सुगंध आने लगती है, नहीं आने लगती है। तो ये गंध भी पाकज है ना। फिर स्पर्श, स्पर्श देखो बाबू पहले शुरुआत में सख्त कठिन रहता है ना, लेकिन जब पक जाता है तो मृदु हो जाता है, कोमल हो जाता है, नहीं हो जाता है, तो वो कोमल। तो ये स्पर्श भी कैसा है बाबू, पाकज है। तो पृथ्वी में उदाहरण के तौर पे हमने आम पृथ्वी को ले लिया, आम फल रूपी पृथ्वी को ले लिया, ऐसे कोई भी पृथ्वी में, सभी पृथ्वी में जो ये रूपादि चतुष्टय है वो कैसे है, पाकज है, पाकज जायते, समझे। और कैसे है, पाकजम आगे अनित्यम च, और अनित्य है पृथ्वी में जो रूपादि चतुष्टय है वो कैसे, अनित्य है, पाकज है और अनित्य है। अरे उत्पन्न भी होते, विनष्ट भी हो जाते हैं, नहीं हो जाते। तो वो पाकजम अनित्यम च, बात बेटी कहाँ पर, पृथ्वी में कौन, चतुष्टय कैसे है, पाकज है, अनित्य है, एकदम साफ, कोई दिक्कत नहीं है। चल और आगे के अन्यत्र यानी वायु में, जल तेज और वायु में, अन्यत्र देखो यहाँ पर ध्यान देना, अन्यत्र कौन, रूपादि चतुष्टय। तो देखो रूपादि चार अन्यत्र कहाँ, पृथ्वी के अलावा कहाँ रहते हैं, रूपादि चारों कहीं नहीं ना रहते, रूपादि चारों तो पृथ्वी में ही रहते। तो ध्यान से लगा ना, अन्यत्र जलादि में रूपादि चतुष्टय का क्या मतलब, कि जिसमें जो रहता है। अरे जल में वो रूपादि चतुष्टय में से जो रहता है, तेज में जो रहता है और वायु में जो रहता है। हम नहीं कह रहे कि रूपादि, अरे रूपादि चतुष्टय तो जलादि में मिलेगा ही नहीं, मिलेगा नहीं ना मिलेगा, वो तो पृथ्वी में ही था। तो अन्यत्र जलादि में वो रूपादि चतुष्टयम से क्या समझोगे, यथा योग्य, जिसमें जो रहता है। जैसे जल में क्या क्या रहता है, रूप रस स्पर्श, तेज में क्या रहता है, रूप और स्पर्श, और वायु में क्या रहता है, स्पर्श। तो ये जो जलादि में जो ये रूपादि चतुष्टय में से जो यथा योग्य है वो कैसा है, अपाकजम, अपाकज है, कैसा है, अपाकज, मतलब पाक से उत्पन्न नहीं होता, अपाकज है। जैसे जल में देख लो ना बाबू, जल को आप खोला देंगे तो उसका रूप क्या रहेगा, ही रहेगा ना, और वैसे ही रहे तो भी अभास्वर शुक्ल ही रूप रहेगा, नहीं ना कुछ हो रहा है। तो वो रूप जो जल का रूप है वो पाकज नहीं है, पाक से होने वाला नहीं है। ऐसे ही उसमें जो जो रूपादि चतुष्टय में से जो भी है, स्पर्श भी है ना, तो वो भी स्पर्श भी कैसा है, अपाकज है। ठीक हुआ। जल में स्पर्श पाक के कारण उसमें शीत स्पर्श आया, जल में जो गंगा जल अभी जाके छुओ तो शीत स्पर्श मालूम पड़ता है ना, तो पाक के कारण आया, पाक का उसमें कोई है। गर्मी के समय में गंगा जी थोड़ा का जल उष्ण हो जाता है, वो उष्ण, अब आपको वही सब समझाना पड़ेगा वापिस। वो उष्ण प्रतीति उसमें, अरे जल आप अभी भी नहाते, गर्मी की राह क्यों देखे, अभी भी सुबह नहाते समय हम लोग वो हीटर से गर्म कर लेते, खोल जाता है ना, तो वो गर्म प्रतीति नहीं होती है। तो वो उष्ण स्पर्श उसका थोड़ी ना है जल का, वो तो तेज का ना है। थोड़ी देर रख दो वैसे ही अपने आप देख लो ठंडा हो जाएगा, है ना। वो तेज संयोग के कारण न मालूम पड़ रहा है। जल में तो वस्तुतः कौन स्पर्श है, हाँ। तो अभी हम वो सब अब वो बता चुके हैं, उसको विचार करिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। शीत स्पर्श जो इसमें जल में है वो कैसा है, पाक के कारण आया है, विलक्षण तेज संयोग के कारण आया है क्या, नहीं ना आया, वो अपाकज है।
स्पर्श भी अपाकज है, चाहे उसमें रूपादि चतुष्टय में से जो रहते, रस भी उसका जल में मधुर रस रहता है, वो कैसा है, वो अपाकज है। पाक के कारण आया ऐसा नहीं ना, अपाकज है। बैठ गई बात, वही कह रहे। अन्यत्र, अन्यत्र मतलब जल है, जल तेज वायु में रूपादि चतुष्टय में से जो भी है वो अपाकज है, मतलब पाक से होने वाला नहीं है। ऐसे ही तेज में रूप रहेगा, कौन सा रूप रहेगा, तेज में कौन रूप रहता है, भास्वर शुक्ल, तो वो भी कैसा है, अपाकज है। तेज में कौन सा स्पर्श रहता है, तो वो कैसा है, पाक के कारण नहीं ना है, अपाकज है। ऐसे ही वायु में देख लो, वायु में रूपादि चतुष्टय में से कौन है, कौन सा स्पर्श है वायु में, वो कैसा है, वो अपाकज है, पाक के कारण नहीं ना है। तो अन्यत्र मतलब जल तेज और वायु में जो ये रूपादि चतुष्टय है वो अपाकज है। बैठ गई बात, अन्यत्र अपाकजम, ये तो बता दी। अब नित्य है कि अनित्य है बाबा, जल में तेज में और वायु में जो रूपादि चतुष्टय है वो नित्य है कि अनित्य है, ये प्रश्न आएगा ना। तो उसको कह रहे, क्या कह रहे हैं, नित्यम अनित्यम च नित्य भी है अनित्य भी है। ये कौन बात हुई, नित्य भी है अनित्य भी है। तो उसको स्पष्ट करेंगे कि भाई नित्य जलाय में रहने वाला जो उसका रूपादि चतुष्टय होगा वो नित्य होगा, और अनित्य में रहने वाला जो रूपादि चतुष्टय होगा अनित्य होगा। समझे कि नहीं। तो जलादि में जो रूपादि चतुष्टय है वो नित्य भी है अनित्य भी है। नित्यगतम नित्यम, अनित्यगतम अनित्यम। जैसे नित्य जल कौन सा है, परमाणु रूप जल है, तो उसमें जो स्पर्श रहेगा, चाहे रस रहेगा, चाहे रूप रहेगा, तो वो कैसा होगा, अपाकज तो होगा। वो किस्सा कहानी खत्म हो गए, नित्य होगा। नित्य जल में रहने वाला जो रूप रस स्पर्श वो कैसा होगा, नित्य होगा। और अनित्य जल, अनित्य जल कौन है, कार्य जल, जो द्रोणुका से लेकर के जितना भी जल है सरित समुद्र आदि का, वो जितना भी जल है वो अनित्य जल है। उसमें रहने वाला जो रूप रस स्पर्श वो सब अनित्य होगा। अरे जब वो जल का भी नाश हो जाएगा तो उसमें रहने वाले गुणों का भी तो नाश हो जाएगा। समझे। तो नित्य गतम अनित्य गतम, बैठ गए। ऐसे ही तेज में और वायु में भी समझ लेना, नित्य तेज नित्य वायु जो परमाणु स्वरूप है उसमें रहने वाला जो रूपादि चतुष्टय है वो नित्य होगा, और अनित्य जो द्योणुक से लेकर के जो तेज वायु है उसमें रहने वाला रूपादि चतुष्टय अनित्य होगा। ठीक है ना। तो कुछ नित्य भी हुआ, जल में तेज में वायु में रहने वाला रूपादि चतुष्टय नित्य भी हुआ अनित्य भी हुआ। कौन सा नित्य हुआ, नित्यगतम अनित्यगतम। बैठी ना बात, नहीं आई, वही कह रहे, पढ़ो। अन्यत्र अपाकजम नित्यम अनित्यम च नित्यगतम नित्यम अनित्यगतम अनित्यम। बैठ गए, कोई दिक्कत। पृथ्वी में जो बाबू रूपादि चतुष्टय वो नित्य है कि अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। चाहे नित्य पृथ्वी में रहे चाहे अनित्य पृथ्वी में रहे, ध्यान से समझना बात को, है ना। वहां नित्य परमाणु रूपा जो पृथ्वी है उसमें भी रहने वाला रूपादि चतुष्टय होगा तो वो भी अनित्य होगा। पाक से, अरे परमाणु में पाक नहीं होता है। अरे वो जो पृथ्वी के परमाणु हैं, मान लीजिए पहले कृष्ण रूप होगा, उसको गर्म हो जाएगा, मतलब उसको जब तपाएंगे, घटे आदि को तपाते हैं तो परमाणु में भी तो पाक होता है, तो वो सब परमाणु लाल नहीं हो जाते हैं। तो रूप परमाणुगत जो रूपादि चतुष्ट, पृथ्वी परमाणुगत जो रूपादि चतुष्टय है वो भी तो अनित्य हुआ। अरे पाक के कारण न आता है, चाहे कृष्ण रूप लाल रूप नहीं आता है, वो सब अनित्य होगा। वहां ये नहीं लगाना कि पर नित्य पृथ्वी में रहने वाला नित्य अनित्य, ऐसा वहां नहीं लगा रहे। वहां तो क्या कह दिया कि पृथ्वी में रूपादि चतुष्टय तो चाहे परमाणु रूप पृथ्वी में रहे चाहे द्योणुक आदि पृथ्वी में रहे, वो सब रूपादि चतुष्टय बात बैठी। लेकिन जलादि में जो रूपादि चतुष्टय है, जल तेज वायु में, वो नित्य भी है अनित्य भी है। नित्य जलादि में रहने वाला रूपादि चतुष्टय और अनित्य जलादि में रहने वाला अनित्य है। साफ वही कह रहे, पढ़ लो पूरा। रूपादि चतुष्टयम पृथिव्याम पाकजम अनित्यम च अन्यत्र अपाकजम नित्यम अनित्यम च नित्यगतम नित्यम अनित्यगतम अनित्यम। हो गया। और चलो
न्यायबोधिनी है, लंबी है। चलो तो अब उसको अगले पाठ से करते हैं, इतना लगा लो, इसको बिठा लेना इस चीज को भी, है ना। अब उसी के संबंधित न्यायबोधिनी अगले पाठ से करते हैं, ठीक। भगवते नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।